ए वर्दी तेरे इश्क में ना जाने कितने बीमार बैठे हुए हैं, हजारों हुए शहीद फिर भी लाखों तैयार बैठे हैं साथी, लाखों तैयार बैठे। इसलिए कहते हैं दोस्त कि फौजी देश की धड़कन है, और जो भी भाई बहन फौज की तैयारी कर रहे हैं वो केवल वतन की रक्षा करने के लिए दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, ना कि वेतन लेने के लिए। तो साथियों देख रहे हैं आप, ये जो फौजी भाई हैं आपके सामने यहाँ प्रेजेंट है वर्दी में। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि भारतीय सेना की वर्दी ऐसे ही नहीं मिल जाती है, इसके लिए तमाम खुशियां साथियों दांव पर लगाना पड़ता है। तो आज का जो टेस्ट है आपका बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही शानदार है और बहुत ही ताबड़तोड़ है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर है साथियों आने वाला, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है और आज के जो क्वेश्चन है वो है वन पदिन। अगर निषेचन में एक्स वाई बने तो बच्चा कैसा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर निषेचन में एक्स वाई बने तो बच्चा कैसा होगा? मतलब यहां पर पूछा है जैसे ये नर और मादा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक्स वाई बने तो जी हां दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि एक्स एक्स क्या होता है? मादा साथियों। और कभी पूछा एक्स वाई तो साथियों ये क्या हुआ? नर साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ सकता है, वहां पर शुक्राणु बोल सकता है, वहां पर अंडाणु बोल सकता है। कभी साथियों आपसे बोला अंडाणु, तो अंडाणु साथियों मादा में पाया जाएगा और शुक्राणु आपके नर में पाया जाएगा। तो क्लियर हो रहा है कि एक्स वाई, तो जी हाँ दोस्तों, एक्स वाई मतलब क्या होगा? लड़का, मतलब ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर अवस्था में होने वाले बदलाव किसके कारण होता है साथियों? साथियों जो किशोर अवस्था में, जैसे आवाज का, आवाज भारीपन हो जाती है, मूछ में बाल आ जाते हैं, शरीर वृद्धि करने लगता है, माइंड आपका विकसित हो जाता है, और ये होता है साथियों हार्मोन स्रावित के कारण। साथियों जैसे जैसे आपके शरीर में हार्मोन क्या होंगे? स्रावित होंगे, वैसे वैसे आपका शरीर साथियों क्या हो जाएगा? चेंज होता। ओके, कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र कैसे दिखाई देते हैं साथियों? जब कोशिका, साथियों ध्यान देने वाली बात है, ये आपका क्या हो गई? सेल हो गई। और जब सेल का क्या होगा? विभाजन होगा, तो साथियों वहां पर केंद्रक का भी विभाजन होगा। इस बात का ध्यान रखना। और कोशिका इस तरह साथियों हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। कहने का मतलब मोटे और स्पष्ट रूप से साथियों आपके क्या दिखाई देंगे? दिखाई देंगे। कभी आपसे पूछा कि भाई मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो जी हाँ दोस्तों, टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46। और कभी आपसे पूछा कि भाई नर में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, 23। और कभी आपसे पूछा मादा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है साथियों? हाँ दोस्तों, कितनी है? 23। ओके, पौधों में बीज कहाँ बनते हैं? तो प्लांट होता है। तो जी हाँ दोस्तों, पौधों में बीज आपके पुष्प के अंडाशय में बनते हैं। कहां पर बनते हैं? अंडाशय में बनते हैं। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक किससे प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलिन है वो आपकी कवक से प्राप्त किया जाता है। और कभी आपसे पूछा भाई कि कवक का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? अध्ययन, तो जी हाँ दोस्तों, माइकोलॉजी। कौन सा लॉजी? माइकोलॉजी। लिख लीजिए आप, कवक का अध्ययन
माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। बहुत आज के जो क्वेश्चन है साथियों, इसमें जीके एंड साइंस का क्या पोर्शन, और मैं विश्वास और आशा दिलाता हूं साथियों, एक भी क्वेश्चन आने वाली परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। शुष्क बर्फ वास्तव में क्या है? तो शुष्क बर्फ वास्तव में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CO। कभी आपसे पूछा कि भाई वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना है? तो जी हाँ दोस्तों, 0.0। कभी आपसे पूछा कि भाई प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस भाग लेती है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में आपका CO2 गैस भाग लेती है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जी हाँ दोस्तों, रासायनिक सूत्र होता है NaCl, क्लोराइड। पित्त शरीर के किस अंग में बनता है? साथियों कमेंट करिए। जो पित्त है आपका लीवर, यकृत में बनता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और जिसका वजन साथियों 1.5 kg, ओके 1.5 kg। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, मतलब सबसे बड़ी साथियों, तो जी हाँ दोस्तों, फीमर की हड्डी होती है, जो कि मानव शरीर कहां पाई जाती? जांग में, मतलब पैर में पाई जाती। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या टोटल दोस्तों कितनी? 206 साथियों। ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? ध्वनि की गति, तो जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक आपके ठोस में। कहां पर? ओके। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो सूर्य है साथियों, जितने लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो जी हाँ दोस्तों, सूर्य का नाभिकीय संलयन ऊर्जा की हम बात करेंगे। कभी आपसे पूछा कि हाइड्रोजन बम में कौन सी ऊर्जा स्रोत होती है? यहाँ दोस्तों नाभिकीय संलयन। ओके। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? इंसुलिन, तो जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन ये अग्नाशय के बीटा सेल से साथियों क्या होती है? स्त्रावित होती है। ओके। आगे के जो क्वेश्चन है आपको आशुतोष सर पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको जाना है, अभी पढ़ाकर वो तुरंत निकलेंगे। ओके। तो सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है साथियों? सिंदूर, तो जी हाँ दोस्तों, मरकरी सल्फाइड। ओके। एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, सल्फर का यौगिक। इसका यौगिक सल्फर का यौगिक। ओके। बहुत जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाएंगे साइंस, और उसके बाद वापस मैं आऊंगा। पूरा वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना सर। थैंक यू सर। जय हिंद सभी को। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और आज जो है आज आप लोगों की मैराथन क्लास चल रही है। एक्चुअली में मैराथन क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, वही क्वेश्चन वही रहेंगे, सेम आपको उसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। बस ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे कि भाई 4 ऑप्शन है। यहाँ पर आपको मैराथन क्लास में 1 लाइनर के रूप में सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, तो एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? एलपीजी गैस में देखो, एलपीजी का भी कितना क्राइसिस चल रहा है, सिलेंडर्स का। एलपीजी गैस में ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ऐसे ही पूछते हैं एग्जाम में, क्योंकि अभी देखो एलपीजी की दिक्कत चल रही है पूरे मार्केट में। कमर्शियल एलपीजी तो काफी, मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था अभी, केरल में लगभग 40% रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। एक आर्टिकल आया है केरल में
40% कितनी बड़ी बात है, ये रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। ये 10-12 दिन में बड़ी क्राइसिस हो गई है एलपीजी की, वास्तव में कमर्शियल की बहुत दिक्कतें आ रही है। ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, ये इसी प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, वो देखता है भाई क्या चल रहा है, उसके कहाँ दिमाग में क्वेश्चन निकालेगा वो। तो एलपीजी गैस में गंध के लिए मिलाते हैं सल्फर के यौगिक, या एक और लिख लो, इसको बोलते हैं मिथाइल मरकैप्टेन, मिथाइल मरकॉप्टेन। याद रखना, मिथाइल मरकॉप्टेन मिलाते हैं इसमें, मिथाइल मरकॉप्टेन, क्योंकि एलपीजी में क्या होती है, एलपीजी में होती है दो गैसेस, ब्यूटेन और प्रोपेन, बीपी, ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। इसमें ज्यादा होती है ब्यूटेन, लगभग 55 से 60% होती है ब्यूटेन, और प्रोपेन जो होती है वो लगभग 40 से 45% के बीच में होती है। दोनों लगभग बराबर ही है, बस ब्यूटेन थोड़ी ज्यादा है, 5-10% ज्यादा है बस ब्यूटेन एलपीजी में। इसका पूरा नाम क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अभी हार्मुज जल संधि है ना, उसके ऊपर एक्चुअली में दिक्कत हो गई है ट्रांसपोर्ट। क्या हुआ अभी एलपीजी का क्राइसिस क्यों हुआ, इतना एलपीजी का संकट इतना हुआ, इसके पीछे कारण है अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध। ये वाला जो आपको देखने को मिल रहा है, ये दिख रहा है, ये वाला बेल्ट, ये वाला, यहां से आता है एलपीजी, ये वाले क्षेत्र से, इसको बोलते हैं हार्मुज जल संधि। और ईरान कहां पर है, ये रहा ईरान, इतना बड़ा है ईरान, ये रहा। तो ये हार्मुज जल संधि के ऊपर ईरान का कब्जा है, और ईरान ने हार्मुज जल संधि को अभी बंद कर दिया है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है यहाँ से एलपीजी का, इसीलिए तेल वगैरह की भी दिक्कत चल रही है। हालांकि सरकार आश्वासन दे रही है कि भाई हम कर रहे हैं, पूरा मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ समस्या तो हुई है भाई, थोड़ी बहुत तो है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट, ब्यूटेन प्रोपेन ये होती है, इसमें ब्यूटेन ज्यादा होती है, और इसमें मिथाइल मरकप्टेन या सल्फर की यौगिक मिलाते हैं एलपीजी गैस में, ध्यान रखिएगा। सफेद रक्त कणिकाओं डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। यानी जो ये अपने शरीर में जैसे ही कोई अटैक करता है, वायरस बैक्टीरिया वगैरह, जब भी कोई माइक्रोब अटैक करता है हमारी बॉडी के ऊपर, माइक्रोब में सब आ गए, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी पैथोजन कुछ भी आ गए, पैरासाइट्स वगैरह, कोई भी ले लो आप, कोई भी एग्जांपल, तो कुछ भी अटैक करता है माइक्रोब, छोटा माइक्रोब वो अटैक करता है, तो वैसे डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, ये हो जाती है एक्टिवेट, और ये जो भी पैथोजन आएगा उसको मार देंगे, ये एक्टिवेट होगी, तो ये बनाती है एंटीबॉडीज बॉडी में, एंटीबॉडी। अब जैसी एंटीबॉडी बनेगी तो हमको आता है बुखार, एंटीबॉडी बनने पर हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसीलिए बुखार आता है। एंटीबॉडी बनती है हमारे शरीर में, एंटीबॉडी शरीर को गर्म करती, ताकि हमारे जो अंदर बैक्टीरिया या वायरस का अटैक हुआ है वो गर्मी के कारण मर जाए, एंटीबॉडी उससे लड़ने की क्षमता बनाती है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप बीपी, ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो ये होता है 120 to 80 mmHg, 120 to mm। इसमें एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। 180 जो है सिस्टोलिक है, 80 जो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, 120 to 80। लेकिन आजकल जो डॉक्टर्स हैं, ये जो डीएम होते हैं, डीएम जिसे डॉक्टर्स में क्या, डीएम जो सबसे बड़े होते हैं इसमें हार्ट या जो ब्लड होता है इनके मामले में, ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं हिपेटोलॉजिस्ट या फिर जो डीएम के होते हैं, ये बताते हैं कि आजकल भाई 120-80 ठीक है, अगर किसी का 140 और 90 भी है तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। पहले मानते थे 140 हाई ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल बात है, आजकल कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ब्लड प्रेशर हो गया था पिछले 5-6 साल पुराने बात बता रहा हूँ मैं, मेरा ब्लड प्रेशर 180 पहुंच गया था, एक्चुअली में 180 पहुंच गया था। मैं मतलब थोड़ा सा मुझे मतलब दिक्कत हालांकि कुछ नहीं हुई, एक डॉक्टर के पास मिलने गया था मैं, तो मैंने जनरली चेक करवा लिया, भाई कर लो चेक, तो फिर 180 निकल गया। उन्होंने मुझे बोला कि आप भाई किसी बड़े डॉक्टर से सजेस्ट करो, एक बार कंसल्ट कर लो। मैं सबसे बड़े डॉक्टर के पास गया इंदौर में, उनसे मैंने कंसल्ट किया। उन्होंने बोला आप जिम करते हो, मैंने बोला हाँ जिम, उस टाइम पर जिम करते थे, लड़के यंग थे, 8-10 साल पुरानी बात है, जिम करते थे। बोले जिम करते हो, मैं बोला हाँ। रनिंग वगैरह करते हो, मैं बोला हाँ। बोले फिर नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। 180 जो है आजकल यूथ में नॉर्मल हो रहा है। टेंशन स्ट्रेस वगैरह लेते हो, मैंने बोला हाँ स्ट्रेस लेता हूँ। बोले ठीक है 180 कंट्रोल, थोड़ा कंट्रोल करो इसको, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन, बिल्कुल मत लेना, नॉर्मल। उन्होंने मुझे ऐसा कहा। तो आजकल जो है 140, आजकल डॉक्टर्स भी ये बोल रहे हैं, क्योंकि आजकल की लाइफ स्टाइल पूरी बदल गई है, और लाइफ स्टाइल बदल गई इस कारण से ये वाला जो था 120-80, ये आज से 100-150 साल पुराना है। ये उस टाइम पर भाई लाइफ स्टाइल अलग थी, आज लाइफ स्टाइल पूरी बदल गई है। ठीक है,
रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट सिद्धांत पर कार्य करता है संवेग संरक्षण के। संवेग संरक्षण का नियम क्या बोलता है? P इज इक्वल टू mv। संवेग संरक्षण का नियम ये P इज इक्वल टू mv, संवेग, ठीक है। ये अपने जो होता है रॉकेट, ये पृथ्वी के ऊपर लगाता है बल। आपने देखा होगा कभी रॉकेट लॉन्चिंग का, लाइव तो नहीं देखा होगा लेकिन मोबाइल वगैरह यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा। ये लॉन्च होता है, लॉन्च होने के बाद चला जाता है ये अंतरिक्ष में। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक चांदी, ऊष्मा का, हीट का, ऊष्मा का पूछा है, ध्यान रखना। अगर आपसे यही क्वेश्चन बदल ले विद्युत का, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो विद्युत का है तांबा, ध्यान रखिएगा, कॉपर विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक। और ऊष्मा का कौन है? ऊष्मा का चांदी, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापी जाती है? दूध की शुद्धता नापते हैं लैक्टोमीटर के द्वारा, क्योंकि दूध में होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड कितना मौजूद है दूध में, ये बताने के लिए दूध की शुद्धता नापते हैं लैक्टोमीटर के द्वारा। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? मछलियां सांस लेती है गलफेड़ों की सहायता से। गलफेड़े मतलब गिल्स होते हैं मछलियों में, गिल्स जिसकी सहायता से मछलियां सांस लेती है। अपन किससे सांस लेते हैं? अपन लेते हैं लंग्स के द्वारा। सबका अलग अलग होता है। जैसे केचुए, केचुए किससे लेते हैं? ये स्किन से लेते हैं, स्किन मतलब अपने अपने जो स्किन त्वचा होती है उससे। मछलियां जो है ये गिल्स से सांस लेती है। गिल्स जो होता है उनके गले में एक प्रकार का होता है गिल्स, इसलिए आपने कभी मछलियों को देखा होगा यहाँ पर उनके कब छोटा बड़ा होता रहता है, वो एक्चुअली में मछलियां हैं, सांस लेती गिल्स के द्वारा। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड लॉफिंग गैस इसे कहा जाता है। ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? ओजोन परत रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से, इनको बोलते हैं यूवी रेस। कहां पर है ये हमारी पृथ्वी को घेरे हुए चारों तरफ से, ये इस प्रकार से पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों तरफ जो है ओजोन परत है मौजूद। ये ओजोन परत लगभग कितनी ऊंचाई पर है? ओजोन परत है 32 से लेकर 60 किलोमीटर की हाइट पर, 32 से 60 किलोमीटर की हाइट पर है ओजोन परत। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। पराबैंगनी किरणों को बोलते हैं इंग्लिश में यूवी रेज, यूवी रेस को रोकती है, यूवी अल्ट्रा वायलेट रेस। पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रा वायलेट रेस को आने से रोकती है। और हमको किससे बचाती है? हमको बचाती है त्वचा कैंसर से, त्वचा कैंसर से, त्वचा कैंसर से रक्षा करती है। किससे रक्षा करती है? त्वचा कैंसर से रक्षा करती है ओजोन परत हमारी, ठीक है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क बोलते हैं केंद्रक को। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। सारे जो डिसीजन होता है केंद्रक लेता है। केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई थी, ध्यान रखिएगा। कोशिका का मस्तिष्क बोलते हैं इसको, ब्रेन ऑफ सेल। सारे निर्णय जो है यहीं पर होते हैं केंद्रक में, सारी चीजें जो है यहीं पर होती है, ध्यान रखिएगा। पवन चक्की ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, कौन सी ऊर्जा किस में बदल रही है। तो पवन चक्की क्या करती है? पवन चक्की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करती है। पवन चक्की में क्या होता है? एक होती है चक्की इस प्रकार की, इसमें तीन वो लगे होते हैं पंखुड़ियां, ये पवन चक्की है। पवन चक्की काम कैसे करती? पवन चक्की ये क्या करती है? हवा, अब हवा में क्या है? हवा में होती है गति, तो ये गतिज ऊर्जा। हवा क्या होती है? हवा रुकी थोड़ी होती है, हवा चलती है, गति चलेगी तभी तो पंखा हिलेगा ये वाला। तो यहाँ पर कम से कम स्पीड होना चाहिए हवा की 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पर आवर, ये कम से कम स्पीड होना चाहिए हवा की, तब जाकर पंखा घूमेगा। ये 8 किलोमीटर की स्पीड होगी तब जाकर, ये स्पीड मतलब गति तो है, ऑब्वियस सी बात है। तो हवा की गति को टरबाइन ये घूमेगा, इसके पंखुड़ियां, और पीछे लगी होती है मोटर, ये बनाएगी बिजली, ये बनाती है बिजली, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो किसको बदलती है? गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करती है। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष में सबसे ऊपर होता है लाल रंग। बेजानी हपी नाला, आपने याद किया होगा ना, बेजानी हपी नाला, बैंगनी जामुनी नीला बेजानी हपी नाला, इसको इंग्लिश में बोलते हैं विबग्योर,
ठीक है, तो इंद्रधनुष में सबसे ऊपर इंद्र, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेनबो। रेन मतलब होता है इंद्र और बो मतलब धनुष, रेनबो कहा जाता है इसको। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर रंग होता है लाल का, क्योंकि लाल का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है ना भाई, क्योंकि लाल की तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होती है। तरंग दैर्घ्य मतलब मान के चलो स्पीड बहुत ज्यादा होगी, अब स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मुड़ता बहुत कम है वो। जबकि सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है बैंगनी की, बहुत कम होगी स्पीड तो मुड़ेगा भी बहुत जल्दी वो। तो ऐसे याद रखो आप, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है लाल रंग की, तो वो फटाफट निकल जाता है। वहीं पर बैंगनी रंग जो होता है वो धीरे चलता है, तो वो ज्यादा जल्दी मुड़ेगा वो। तो ये लाल रंग सबसे ऊपर आ गया, फिर इस प्रकार सबसे नीचे आ जाएगा बैंगनी रंग। ठीक है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला और खट्टे फल। साइट्रस फ्रूट जो होते हैं, सिट्रस फ्रूट इसको बोलते हैं, सिट्रस फ्रूट, ये सबसे अच्छे स्रोत है, गुड सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज हो जाता है। स्कर्वी, स्कर्वी मतलब क्या होता है? स्कर्वी यानी कि मसूड़ों, मसूड़ों में जो है खून निकलना, मसूड़ों का फूलना ही होता है स्कर्वी में। और विटामिन सी में कौन सा एसिड होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी। बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये जो जिम करते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है विटामिन सी, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है। मसल्स ब्रेक होती है ना, जिम करते तो क्या होती है? मसल्स ब्रेक होती है, टूटती मसल, तभी तो बॉडी बनती है। मसल ब्रेक होती, खींचती है मसल, और वो मसल खींचेगी तो वहां पर एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता पड़ती है उन मसल्स को जोड़ने के लिए। ये विटामिन सी की गोलियां खाते जिम करने वाले, या कभी कभी देखना आप रनिंग करने वाले भी, थाइस वगैरह ब्रेक होती है ना उनकी मसल्स वगैरह, विटामिन सी की टेबलेट्स खाते हैं वो। ठीक है, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया मादा एनाफिलिज मच्छर के काटने से होता है। देखो मलेरिया मादा यानी फीमेल, मादा एनाफिलिज मच्छर काटेगी तब जाकर होगा मलेरिया। मलेरिया ये एक परजीवी, परजीवी इसको बोलते हैं पैरासाइट। मच्छर की जो चोंच होती है उसमें होता है एक पैरासाइट, उसका नाम है प्लाज्मोडियम, उसका नाम है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम जो है ये करता है, ये प्लाज्मोडियम एक प्रकार का परजीवी है। ये मच्छर तो आर्थ्रोपोडा है, ये थोड़ी करता है, ये केवल उसको वाहक है, ये केवल उसका करियर है, वाहक है। ये उसको केवल लेकर जाता है, लेकर जाएगा और इंजेक्ट कर देगा, अपने जैसी काटेगा ये छोड़ देगा प्लाज्मोडियम को अपने शरीर में। ये खोज की थी रोनाल्ड रॉस के द्वारा, रोनाल्ड रॉस के द्वारा, और ये बहुत बड़ी खोज थी भाई उस टाइम पर, रोनाल्ड रॉस ने खोज की थी। ये बहुत बड़ी खोज है, मलेरिया किस कारण से होता है, क्योंकि मलेरिया बड़ी बेकार बीमारी थी, लाखों करोड़ों जान ले ली इस मलेरिया बीमारी ने। उस टाइम पर इसका इलाज नहीं था। आज के टाइम पर तो जो क्यूनॉन्स है उसके द्वारा, जैसे फिनो क्यूनॉन्स वगैरह ये दवाइयां मिलती है क्यूनॉन्स की मलेरिया का इलाज करने के लिए, उस टाइम पर नहीं थी मौजूद, ध्यान रखिएगा, क्योंकि खोज ही रोनाल्ड रॉस ने की है कि मलेरिया होता किससे, पता ही नहीं होता किससे भाई। पहली बात तो चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी होती है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 क्या करती है? चूने के पानी को, चूने का पानी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको दूधिया कर देती है, उसका कलर चेंज कर देगी, उसको सफेद कर देगी, सफेद दूधिया मतलब वही कलर कर देगी। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में एक मृत कोशिका की, मृत कोशिका, मृत कोशिका की खोज की थी इन्होंने। मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। किसमें की थी? कॉर्क में। एक कॉर्क है कॉर्क में, कॉर्क जो देखा होगा ना आप लोगों ने कभी, सिरका, सिरके की बोतल होती है, या आपने कभी देखा हो बोतलों के ऊपर एक ढक्कन टाइप का रहता है, कभी आपने देखा हो बोतल के ऊपर ढक्कन, जैसे पिक्चर वगैरह में दिखाते हैं ना, वो शैंपेन की बोतल खोलते हैं उंगली से ढक्कन करके, तो कॉर्क जो होता है वो कॉर्क में खोजी थी रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल सबसे पहली बार। वो जो जीवित कोशिका है उसकी खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है, अनुवांशिकता का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं ग्रीगर जॉन मेंडल को। जॉन मेंडल इन्होंने बताया था अनुवांशिकी के बारे में, बहुत पुरानी बात है। ये जो ग्रीगर जॉन मेंडल है साइंटिस्ट नहीं है कोई, ये कौन है? ये एक पादरी एक्चुअली में, मैं नाम भूल रहा हूँ, देश का याद नहीं आ रहा है। वो उस देश में एक चर्च है, उस चर्च के पादरी है ये एक्चुअली में। इन्होंने मटर के दाने के ऊपर प्रयोग किया था। किसके ऊपर? मटर, मटर जो पी होता है उसके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था।
मटर के दाने के ऊपर, और 3 नियम दिए थे इन्होंने, प्रभाविकता का नियम, सहलग्नता का नियम, इस प्रकार के 3 नियम थे। ये अनुवांशिकी की सबसे पहली बार इन्होंने खोज की थी। हालांकि उस टाइम पर इसको तवज्जो नहीं दिया गया, तो तवज्जो नहीं दिया गया इस बात को सबने, कोई ने इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि इन्होंने ये वाली बात बहुत पहले बोल दी थी। टाइम पर इस बारे में कोई जानता ही नहीं था। 150-200 साल बाद एक दूसरे वैज्ञानिक ने जब पता लगाया कि भाई ये जो चीजें तो ये ग्रिगर जॉन मेंडल आज से 150-200 साल पहले बता चुके हैं, तब जाकर पता चला भाई कितने महान व्यक्ति थे वो। तब जाकर के कहा गया भाई ग्रिगर जॉन मेंडल की किताब खोलो, बताओ क्या क्या उन्होंने किया था, मटर के दाने के ऊपर प्रयोग किया था। ठीक है, तो इनको अनुवांशिकी का पिता बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष मात्रक है खगोलीय दूरी का। ये दूरी एस्ट्रोनॉमल, खगोलीय मतलब होता है एस्ट्रोनॉमल दूरी, ऐसा नहीं कि 10, 20, 50, 100 किलोमीटर। ये प्रकाश वर्ष मतलब आप सोच सकते हैं प्रकाश वर्ष मतलब क्या होता है, बताता हूं मैं आपको। प्रकाश एक वर्ष में कितना चलता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। सोचो आप कितना, प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश एक वर्ष में जितना चलेगा किलोमीटर, वो होता है प्रकाश वर्ष। आप सोच लो, आप प्रकाश की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाता है प्रकाश। अब आप सोचो एक सेकंड में इतना चलता है, तो एक मिनट में कितना चलता होगा, 60 का इंटू कर दो। फिर एक मिनट में इतना चलता है, तो उसमें 60 का इंटू कर दो, एक घंटे में कितना चलता होगा, एक घंटे में इतना चलता है, तो उसमें आप 24 का इंटू कर दो, एक दिन में कितना चलता होगा। और एक दिन में इतना चलता है, तो उसमें 365 का इंटू कर दो, वो आपको निकल जाएगा एक साल में प्रकाश कितनी दूरी चलता है। ये अपना जो कैलकुलेटर होता है नॉर्मल, उसमें नहीं कर पाओगे, मोबाइल में देखना, आप करके देखना, ये कैलकुलेशन इधर बता देगा वो। भाई इतना लंबा चौड़ा कहाँ निकलेगा। ये है प्रकाश की स्पीड, ये होता है प्रकाश वर्ष। अब ब्रह्मांड तो भाई अपनी कल्पना से परे है। बोलते ना भाई कि जहां पहुंचे ना रवि वहां पहुंचे कवि, तो भाई ब्रह्मांड के ऊपर तो कभी भी नहीं पहुंच सकता, कभी अपने इंसानों की कल्पना से बहुत बड़ा है, अपन सोच भी नहीं सकते ब्रह्मांड के बारे में, कितना बड़ा है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में ऐसा कहा जा सकता है कि जितना समय अभी तक गुजरा है ब्रह्मांड को बनाने में, अगर प्रकाश उतने समय तक भी चलता रहे तब भी ब्रह्मांड को पार नहीं कर पाएगा। कितना समय लग गया ब्रह्मांड को बनने में, करोड़ों साल, अरबों साल लग चुके हैं। अब प्रकाश एक साल में इतना चल रहा है कि भाई हमारा कैलकुलेटर जवाब दे जाता है, जवाब नहीं मिलेगा उसका एक साल में। सोचो करोड़ों अरबों साल में कितना चला होगा प्रकाश। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा बोलते हैं कि प्रकाश अभी तक जितना समय बना है, तब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब से लेकर अभी तक जितना चला है, अगर उतना किलोमीटर में माने तो भी ब्रह्मांड को हम नहीं नाप सकते। ठीक है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन धातु का। क्यों बनाते हैं? क्योंकि देखो फिलामेंट होता है एकदम पतला सा तार, ये पतला सा तार होता है। अब तार क्या होगा, ये तार अगर अपन कोई और धातु का बना लेंगे, अब ये इसमें विद्युत बहती है, विद्युत बहेगी तो क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है उसमें, प्रतिरोध होगा तो धातु होगी गर्म, गर्म होने पर धातु पिघल जाएगी। जबकि टंगस्टन जो होता है, इसीलिए इसका बनाते हैं क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो ज्यादा होता है, गलती नहीं है ये, कितना भी इसको गर्म कर दो गलेगी नहीं। इसको W से प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं वुलफॉर्म। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वुलफॉर्म का बना होता है टंगस्टन। ठीक है, और इसमें भरी होती है गैस ऑर्गन। ऑर्गन क्यों भरते हैं? क्योंकि ऑर्गन एक अक्रिय गैस है जो इसमें बनाती है माहौल कि भाई यहाँ पर कोई दूसरी गैस मौजूद ना रहे। अक्रिय गैस यानी कि इस फिलामेंट के साथ में वो रिएक्शन नहीं करेगी ना, और रिएक्शन नहीं करेगी तो भाई ये फिलामेंट सही रहेगा। अगर इसमें दूसरी गैस भर देंगे तो ये फिलामेंट रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसों से और खराब हो जाएगा जल्दी। तो ये बल्ब की लाइफ बढ़ाने के लिए ऑर्गन गैस, अक्रिय गैस भरा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये अभी चल रहे हैं हमारे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया तरीके से, और आज हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव न ला करके मैराथन क्लास लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान रखिएगा। इसके द्वारा आपको लगभग अभी क्वेश्चन है 250-300 क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेंगे, और इन 250-300 के द्वारा आपके 2000 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ध्यान रखना,
क्योंकि इसमें अपन एक क्वेश्चन के साथ में बाकी आपके दूसरी चीजें भी क्लियर कर रहे हैं, बाकी डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं, और एग्जाम जल्दी आ चुकी है, एग्जाम को ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं है, वेट मत करो तैयारी करने का, जुट जाओ तैयारी में अभी से। टाइफाइड बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? टाइफाइड करती है आंत को प्रभावित। टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। उस जीवाणु का नाम क्या है? उस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, ये इस बैक्टीरिया का नाम है। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है टाइफाइड नामक बीमारी, और ये आंत को प्रभावित करती है। आंत मतलब इंटेस्टाइन। टाइफाइड जो है ये दूषित भोजन, दूषित पानी से होता है टाइफाइड, इसीलिए पानी साफ पियो, खाना साफ खाओ। टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड के कारण ही सिकंदर, सिकंदर का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान जो था, उसकी मृत्यु किससे हुई थी? इसी टाइफाइड से हुई थी। सिकंदर जिसने भारत के ऊपर आक्रमण करने से इनकार कर दिया था, कल ही बताया था मैंने आपको उसकी कहानी, तो टाइफाइड से ही उसकी मृत्यु हुई 323 ईसा पूर्व में, आज से लगभग 2350 साल पहले, ठीक है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के, विटामिन के का नाम है फिलोक्यूनॉल। फिलोक्यूनॉल, ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है फिलोक्यूनॉल। ये क्या करता है? विटामिन एक प्रकार का है, ये जब भी लगेगी अपने को, जब भी कट लगेगा तो यहाँ पर विटामिन के निकालता है फिनोक्यूनॉल, यानी इसका नाम है फिनोक्यूनॉल। ये क्या करता है? ये निकालता है थ्रोम्बिन को, और थ्रोम्बिन ये निकलेगा, और थ्रोम्बिन जो है वो प्रोथ्रोम्बिन के रूप में चेंज होगा, और प्रोथ्रोम्बिन बाद में फिर बन जाएगा प्लेटलेट्स के साथ में। प्लेटलेट्स यानी जो रक्त बिंबाणु होते हैं हमारी शरीर में, उन रक्त बिंबाणुओं से रिएक्ट करके बना लेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आपने देखा होगा, जहां पर कट लगता है वहां पर एकदम कड़क कड़क सा आ जाता है, उसमें पीला पीला भाग भी दिखाई देगा, वो पीला पीला भाग थ्रोम्ब्रिन है। थ्रोम्ब्रिन और उसके साथ में जो रहता है प्लाज्मा, वो है प्लाज्मा, पीला पीला भाग, वहां पर ब्लड बन जाए, रक्त का थक्का बन जाएगा। जिसको भी डायबिटीज होता है उसमें ये फिनोक्यूनॉन जो होता है वो रिएक्शन करना बंद कर, मतलब कम कर देता है। नॉर्मल कंडीशन में 2 से 4 मिनट में बन जाता है रक्त का थक्का, लेकिन जिसको डायबिटीज है उसको लगता है 4 मिनट से ज्यादा समय। कभी कभी तो ब्लड रुकता ही नहीं है, इतना डायबिटीज अगर ज्यादा है तो कभी कभी इतना कंडीशन खराब होती है, ब्लड रुकता ही नहीं है, लगातार बहता रहता है, बहता रहता है। हमारी बॉडी बहुत प्यारे तरीके से बनाई है प्रभु ने, जिसने बनाई है, प्रकृति ने, ईश्वर ने बहुत सोच समझ के बनाई है। बहुत कितने बड़े साइंटिस्ट होंगे सोच लो आप, ईश्वर, उन्होंने बॉडी बनाई है, एक एक चीज को एक एक सब जगह पूरा फिक्स फिट करा हुआ है पूरा। जैसे कट लगे निकाल दो, विटामिन के, थ्रोम्ब्रिन, प्रोथ्रोम्ब्रिन, प्लाज्मा, इन सबको मिला करके बना दो रक्त का थक्का, ताकि ब्लड बाहर ना निकले, थक्का बन जाएगा, ब्लड अंदर ही रहेगा। शरीर के अंदर भाई रक्त का थक्का ना बन जाए, इसलिए हिपेरिन नामक एक दे दिया, वहां पर हिपेरिन नामक एक प्रकार का प्रोटीन है, ये हमारी बॉडी में है, ताकि भाई शरीर के अंदर भी तो जम सकता है ना खून, तो रक्त का थक्का शरीर के अंदर ना बन जाए, यहाँ पर हिपेरिन दे दिया। कितना तरीके से सोचकर बनाया है। लोहे पर रस्टिंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगती है तो वहां पर बनता है फेरस ऑक्साइड, Fe2SO4 और XH2O। एक्स मतलब यहाँ पर हाइड्रो, मतलब जल के कितने भी अणु हो सकते हैं, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, एक्स इसलिए लिखा हुआ है। तो ये फेरस ऑक्साइड बोलते हैं इसको। लोहे पर जंग लगती है, फेरस ऑक्साइड बनता है, ठीक है। और लोहे पर जंग लगने के लिए जिम्मेदार कौन कौन है? ध्यान रखना, एक है ऑक्सीजन और एक है पानी, मतलब वही पानी नमी में रहेगा, और स्वाभाविक सी बात है ऑक्सीजन तो वायुमंडल में है ही, तो लोहा अगर नमी में पड़ा रहेगा तो उस पर लग जाएगी जंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जंग लगा लोहा अगर लग जाए शरीर में तो टिटेनस का इंजेक्शन लगवा लेना भाई। टिटेनिस फेरस क्या नाम है उसका, टिटेनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ता ना, टिटेनस, टिटेनी फेरस ऐसा कुछ नाम है, जीवाणु से होता है वो भी। यस। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा तत्व है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी।
तांबा जो है वो सेकंड नंबर पे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया तांबा सेकंड नंबर पे आता है एक्चुअली में। सबसे अच्छा सुचालक जो है वो चांदी होता है। तांबा, चांदी, सोना, तांबा, इस प्रकार से। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, साथ में ऊष्मा का भी चांदी होता है। इनमें सुचालक यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें प्रतिरोध नहीं होगा। इसमें प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी क्या होता है, प्रतिरोध यानी कि एक तरीके से इसको बोलते हैं, प्रतिरोध को कोई विरोध करने वाला नहीं है। जैसे ये कोई धातु है, धातु, इसमें से अपन ने विद्युत इलेक्ट्रिसिटी भेजी तो कोई इसमें विरोध करने वाला नहीं है, फटाफट निकल जाएगा बिना विरोध के, फटाफट आगे निकल जाएगा, इसीलिए गर्म नहीं होगा, ये गर्म नहीं होगा। वहीं पर अगर मैंने एक जैसा लोहा ले लिया, लोहे में मैंने इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया, अब इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी, लोहा करता है विद्युत का प्रतिरोध, थोड़ा सा, बहुत कम मात्रा में करेगा। तो लोहा प्रतिरोध करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को बहने में दिक्कत आएगी, इसलिए वो गर्म होता जाएगा, इसलिए लोहा गर्म हो जाएगा। कभी तार वगैरह देखा आपने, देखना कभी तार वगैरह बंद करके, बिजली बंद करना और उसके बाद बकायदा पिन विन सब निकाल के देखना भाई, पता लगे चालू पिन में देख लिया तो चिपक जाएंगे। ये सब चीज करके देखना एक बार, बंद करके लाइट बंद करना, तार निकालना बकायदा, तार मतलब प्लग निकाल लेना, पूरा इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर देना उसमें सर्किट में। जरा अगर खुले में लगा दोगे चिपक जाओगे जरा में, फिर बाद में बोलोगे सर ने बोला था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। भाई सुना करो ध्यान से सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो है वो चांदी है, सेकंड नंबर पे सोना, थर्ड नंबर पे तांबा, ठीक। इंसुलिन हार्मोन शरीर की किस ग्रंथि से निकलता है, इंसुलिन निकलता है अग्नाशय से, अग्नाशय को बोलते हैं पेनक्रियाज। अग्नाशय में भी दो प्रकार की कोश, तीन प्रकार की होती है वैसे, लेकिन दो प्रकार की मुख्यतः, एक होती है अल्फा सेल और एक होती है बीटा सेल। तो ये जो निकलता है वो निकलता है बीटा सेल से। बीटा सेल को इस प्रकार से लिखते हैं, बी में डंडा नीचे खींच दो, ये होता है बीटा सेल। बीटा सेल में भी एक जगह है, इस जगह का नाम है आइसलेट्स ऑफ लेंगरहैंस। क्या नाम है इसका, आइसलेट्स ऑफ लेंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लेंगरहैंस, यहां से निकलती है इंसुलिन। और इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। ग्लूकोज क्या होता है, हमारे शरीर में एक प्रोसेस चलती रहती है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में। अब शरीर में अगर ग्लूकोज बढ़ेगा तो क्या होगा, तो डायबिटीज होगी, मधुमेह होगा। अब ये लगातार क्या होता है, लगातार ग्लूकोज जो है बदलता रहेगा जब तक ये निकलता रहेगा। आइसलेट्स ऑफ लेंगरहैंस, बीटा सेल, अग्नाशय से इंसुलिन, ये इसको एक्टिवेट कर देता है, एक्टिवेट कर देगा, यानी वो फटाफट ग्लूकोज को बोलेगा कि भाई फटाफट ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो। और अगर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज, मतलब बॉडी में ग्लूकोज नॉर्मल मात्रा मौजूद रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंसुलिन बोल रहा है ग्लूकोज भाई तू फटाफट कन्वर्ट होता रहे ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन जो है ये हमारी बॉडी इसका यूज कर लेगी। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज एनर्जी देता है ना, कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार से, स्टार्च, ये हमको शरीर में एनर्जी देगा। यहाँ पर इंसुलिन अगर बनना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, ये ग्लूकोज को नहीं बोल पाएगा कि भाई तू बन। और फिर ग्लूकोज जो है ये बड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति है, जब तक इसको बोलेंगे नहीं तब तक बनेगा नहीं है, तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में बनना बंद कर देगा। अब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी और इसी को बोलते हैं डायबिटीज। डायबिटीज भी दो प्रकार का होता है, एक होता है डायबिटीज मेलाइटस और एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, ये दो प्रकार का होता है डायबिटीज, ठीक है। तो इंसुलिन जो है वो रेगुलेट करता है ग्लूकोज को, डायबिटीज के लिए जिम्मेदार यही है। अगर ये कम हो गया तो डायबिटीज या मधुमेह या शुगर की बीमारी हो जाएगी, या शर्करा की बीमारी। और ये निकलता कहां से, अग्नाशय की बीटा सेल्स, बीटा कोशिकाओं के आइसलेट्स ऑफ लेंगरहैंस से, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, ये कान में होती है स्टेपीज। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी वो होती है फीमर, ये कहां पर होती है, ये होती है जांग में, फीमर सबसे बड़ी बोन। सबसे छोटी हड्डी तो ठीक है, सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, सबसे छोटी मांसपेशी होती है स्टेपीडियस, ये स्टेपीज है, इसी में स्टेपीडियस होता है, इसी को लगा दो, जो कि स्टेपीज के ऊपर ही होती है, स्टेपीडियस। और सबसे बड़ी मांसपेशी ये वही फीमर के ऊपर होती है, इसको बोलते हैं ग्लूटस मैक्सिमस, ठीक है। कुल 639 मांसपेशियां होती है
और हड्डियां तो पता ही है आप लोगों को, 206 हड्डियां 206 तरीके से तोड़ने की कला है, मुझे आती है। ये सब डायलॉग आपने सुने होंगे ना, सलमान खान इनके वगैरह वगैरह के। 600, लेकिन मांसपेशियों के बारे में बहुत कम पिक्चरों में बताया है। 206 हड्डियां से अधिकतर पिक्चर में बोलते थे 206 हड्डियां 206 तरीके से तोड़ूंगा, ये सब चीजें। 639 होती है, ध्यान रखिएगा, मांसपेशी। मांसपेशी यानी मसल्स, जो अपने हड्डी के आसपास होते हैं ना, मांसपेशी मसल्स बोलते हैं ना, मसल्स बना रहा हूँ, बॉडी बना रहा हूँ, वो मसल्स एक्चुअली में। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं भूकंप की तीव्रता नापने के लिए। भूकंप सिस्मोग्राफ के ऊपर देखते हैं। एक रिएक्टर पैमाना भी होता है, रिएक्टर पैमाना, इसके द्वारा भूकंप नापते हैं भाई, भूकंप, रिक्टर पैमाना और सिस्मोग्राफ। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए लगाते हैं अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष मतलब भाई निकट की वस्तु दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। जो लिखा रहता है ना वर्ड में, इसका ठीक उल्टा होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष, तो हमको ऐसा लग रहा है पढ़ने पर कि भाई निकट दृष्टि दोष यानी हमको निकट की चीज नहीं दिखाई देगी, नहीं, इसका उल्टा है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु देखने में समस्या आ रही है, इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है, ऋणात्मक होती है। जो बच्चों में होता है आजकल, जो आजकल बोलते हैं ना, बोलते क्या देखते हैं अपन लोग, बच्चों को बचपन से चश्मा लग जाता है, बच्चों को लग जाता है, जैसे ही 5वीं 6वीं आए मोबाइल ज्यादा देखते हैं, टीवी ज्यादा देखते हैं, चीजें अंधेरे में पढ़ते हैं, इससे क्या होगा, इससे आंखें खराब होती है, चश्मा लग जाता है उनको। ज्यादातर बच्चों में जो होता है वो ये वाली दिक्कत होती है। यूथ में 18 20 22 25 साल तक जो होते हैं वो ये समस्या होती है निकट दृष्टि दोष की ज्यादातर। इसलिए देखना, जब चश्मा ज्यादातर बच्चों का माइनस में रहेगा, माइनस, भाई कितना नंबर है तुम्हारा, माइनस, माइनस 0.5, -1, -0.5, जो भी बोले वो माइनस में रहता है ज्यादातर बच्चों का। और जो बड़े रहते हैं इनको होती है दूर दृष्टि दोष, इनको भाई दूर की चीजें साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु देखने में दिक्कत होती है, को बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। और ये दूर करते हैं उत्तल लेंस के द्वारा, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। और जब वृद्धावस्था हो जाएगी, 60 साल के पार हो जाएंगे, तब ये दोनों दिक्कतें होंगी। इनको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष यानी कि दोनों, इसमें बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। बाइफोकल लेंस मतलब होता है द्विफोकस, जिसमें अवतल भी होगा उत्तल भी। आपने देखा होगा, कभी दादा वगैरह चश्मा पहनते हैं तो चश्मे में क्या होता है, इस प्रकार चश्मा ग्लास रहेगा, तो ग्लास में यहाँ पर रहेगा एक अलग सा पोर्शन दिखेगा आपको, देखना कभी दादा वगैरह ग्लास, इतना पोर्शन अलग दिखेगा, वो एक्चुअली में अवतल उत्तल वाला सिस्टम है। इसमें होता है उत्तल और इसमें होता है अवतल, दोनों लेंस, इसीलिए बोलते हैं इसको बाइफोकल लेंस। बाइफोकल मतलब दोनों प्रकार के, इसमें अवतल भी है उत्तल भी है, लगा दिए एक ही में। वो होता है बुढ़ापे में जरा दृष्टि दोष, उसको बोलते हैं, ठीक है। पीलिया रोग किस अंग की खराबी से होता है? पीलिया रोग होता है यकृत, या इसको बोलते हैं लीवर। पीलिया में क्या होता है, बड़ा खतरनाक बीमारी है पीलिया, लीवर। पीलिया वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल चीज है, कंट्रोल में हो जाती है, लेकिन अगर कंट्रोल के बाहर हो गई तो इंसान का बचना बहुत मुश्किल है। इसमें क्या होता है पीलिया में हमारा जो लीवर है वो एक प्रकार का प्रोटीन को लेता है डाइजेस्ट करने के लिए, उसका नाम है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन, तो ये बिलीरुबिन से बनता है बिलीबर्डिन। बिलीबर्डिन ये प्रोटीन से एक्चुअली में टूटते हैं प्रोटीन वगैरह बॉडी में, तो ये बिलीरुबिन से बिलीबर्डिन बनता है। अब हमारा जो लीवर है ये बिलीरुबिन को, और ये बिलीरुबिन होता है पीले कलर का, पीला। तो हमारा जो बिलीरुबिन है ये बॉडी में, लीवर जो है इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसको ग्रहण नहीं कर पाता, इस कारण से हमारे शरीर में बिलीरुबिन प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है और ये होता है पीला। इसीलिए बॉडी जो है वो धीरे धीरे करके पीली पड़ने लग जाती है। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, लगभग 1.5 किलो का होता है लीवर। बोलते हैं ना कलेजा, गुर्दा, गुर्दा तो शायद किडनी को बोलते हैं, मुझे हिंदी में याद नहीं है गुर्दा, लेकिन कलेजा इसी को बोलते हैं। भाई तेरे में कितना कलेजा है, तो कलेजा एक्चुअली में सीना नहीं होता है, कलेजा कि अपने बोलते हैं ना कलेजा लेके घूमते हैं। एक डायलॉग था सन्नी देओल का, बड़ा अच्छा डायलॉग था, वो याद नहीं आ रहा, कि
बंदूक बंदूक चलाने के लिए कलेजा चाहिए, और एक कलेजा एक इंसान लेकर सीने में घूमता है, ऐसा कुछ डायलॉग है। तो कलेजा मतलब वो सोचते हैं पिक्चर वाले दिल, जबकि कलेजा मतलब होता है भाई लीवर। ठीक है। और एक बात बताऊं मैं आपको, खास बात लीवर के बारे में। लीवर शरीर का एकमात्र अंग है, क्या बोल रहा हूं मैं, लीवर शरीर का एकमात्र अंग है जिसमें सेल्फ रिपेयरमेंट की क्षमता पाई जाती है। सेल्फ रिपेयरमेंट मतलब होता है ये खुद से सही हो सकता है। बोलते ना लीवर उसका 10% डैमेज है फिर भी वो जीवित है, तो 10% के बाद धीरे धीरे करके लीवर अपने आप को रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा, खुद से रिपेयर होता है लीवर। ये क्षमता केवल और केवल शरीर के एक ही अंग में पाई जाती है, लीवर में। बाकी कोई सी बॉडी का पार्ट, कोई सा भी अंग अपने आप को खुद से रिपेयर नहीं कर सकता। जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गई, ये खुद से रिपेयर कभी नहीं होंगे, इनके लिए ऑपरेशन या तो फिर दवाई गोली मेडिकेशन से। ये लीवर जो है ये खुद से अच्छा होने लगता है धीरे धीरे करके, ये इसकी खास बात है लीवर की। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? और ऐसा बोलते हैं ना, लीवर उसका अगर धीरे धीरे करके काम करना बंद भी कर दे तो ऐसा नहीं कि 100%, देखो जैसे ब्लड, जैसे अपना हार्ट हो गया, हार्ट जो है ये 100% काम करेगा तभी जिंदा रहेंगे, अदरवाइज निकल लेंगे। किडनी जो है ये अगर एक फेल हो गई, एक काम कर रही, तब भी जिंदा रहेंगे। जैसे आप देखो आंखें या फिर जो भी नाक मुंह सांस गला जो भी है, ये 100% चीजें काम करेंगी तभी इंसान अपना जो है काम कर पाएगा, अदरवाइज वो अंग फेल हो जाएगा। ये अगर 100% काम नहीं भी करेगा तब भी ये काम करेगा। जैसे 90%, 10% डैमेज हो गया तब भी ये काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 90% के बाद धीरे धीरे करके अपने आप को रिपेयर करना स्टार्ट करेगा ये। तो इसमें इसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी, तो इसको मेडिकल साइंस में बोलते हैं टोटीपोटेंसी का गुण पाया जाता है इसमें। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, एक कवक में, एक फंगी में इसकी खोज की गई थी पेनिसिलिन। ये सबसे पहला एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक। अब जब भी कुछ हो दिक्कत वगैरह, बुखार सर्दी, अपन क्या लेते हैं? अपन लेते हैं एंटीबायोटिक। तो ये पेनिसिलिन जो है सबसे पहला एंटीबायोटिक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में होती है मीथेन, CH4। मीथेन गैस एक जगह से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चावल के खेत से कौन सी गैस निकलती है? चावल के खेत, चावल के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो चावल के खेत से निकलती है मीथेन गैस, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, मीथेन गैस। और ये गैस एक जिम्मेदार होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार भी मीथेन गैस ही होती है। मतलब मीथेन गैस उनमें से एक है। आठ, चार आठ गेट है, 4 से 8 गैसेस है, उनमें 4-8 गैसों में से एक मीथेन भी है। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू और संतरे में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक एसिड, विटामिन सी, साइट्रिक, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, नींबू संतरा ये सब चीजें वही साइट्रिक, साइट्रिक खट्टे पदार्थ होते हैं एक्चुअली में, ये साइट्रिक एसिड कहलाते हैं। साइट्रस फ्रूट इनको बोलते हैं, सिट्रस फ्रूट, ये सिट्रस फ्रूट में मिलता है साइट्रिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी हो गया ये। मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया? देखो मछलियों का तेल तो बोलते हैं कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल बहुत ज्यादा उपयोगी होता है ये विटामिन डी, मछलियों का तेल कॉड लिवर ऑयल। ये एक प्रकार का अनसेचुरेटेड फैटी ऑयल होता है, 2 प्रकार के होते हैं ना, संतृप्त और असंतृप्त, ये होता है असंतृप्त। और ये अगर खाते हैं अन्य ये वाला कॉड लिवर ऑयल वगैरह, इससे क्या होता है, इससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता नहीं है, हार्ट अटैक की जो दिक्कतें हैं वो इनसे बहुत कम नहीं के बराबर होती। अच्छा तेल होता है ये वाला कॉड लिवर ऑयल हो गया, या फिर नारियल का तेल हो गया, ये अच्छे तेल होते हैं। जो अपन लोग खाते हैं ना, ये रिफाइंड ऑयल बोलते हैं, रिफाइंड ऑयल, एक्चुअली में वो रिफाइंड होते हैं, लेकिन वो क्या बोलूं उनके बारे में, जैसे अपन सोयाबीन इनका खाते हैं ना ऑयल, वो एक्चुअली में खराब ऑयल होता है, वो बेकार ऑयल है वो। सरसों पर अपन जनरली खा रहे हैं सब लोग, अपन भी खा रहे हैं, बोलते हैं ना रिफाइंड ऑयल है, ये रिफाइंड ऑयल है। रिफाइंड ऑयल एक्चुअली में, रिफाइंड मतलब उसका सेचुरेशन मेंटेन करते हैं। 2 प्रकार के फैटी एसिड होते हैं, एक होता है सेचुरेटेड, एक होता है अनसेचुरेटेड। ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा? हार्ट अटैक। कोलेस्ट्रॉल मतलब एक तरीके से मान के चलो आप, छोटे छोटे दाने ये अगर जमा हो गए ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल पहुंचेगी अपने हार्ट को सप्लाई करने वाले, तो हार्ट को सप्लाई करती है ब्लड,
में कोरोनरी आर्टरीज जिसको बोलते हैं, अगर वो कोरोनरी आर्टरीज में पहुंच गई और कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया, उसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। जैसे अपना ये दिल हो गया ना, ये दिल हो गया, अब दिल को भी तो कोई ना कोई सप्लाई करती होगी ब्लड, दिल दिल तो बाकी सबको देता है ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन इसके थ्रू जाती है, फिर एओर्ट्रा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई होता है ब्लड, शुद्ध ब्लड, फिर एओर्ट्रा के थ्रू क्योंकि आर्टरीज में बहता है शुद्ध ब्लड, फिर वेन के थ्रू वापस कलेक्ट करेगी पूरा शरीर से और आकर फेंकेगी हार्ट में। तो इस हार्ट को भी तो कोई ना कोई देगा ब्लड, उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरी ये सप्लाई करती है इसमें, और इसमें अगर ब्लॉकेज होता है उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। ये मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी भी अच्छी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बहुत अच्छा सोर्स है ये विटामिन डी का भी। विटामिन डी इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती है? मानव शरीर में कुल 24 पसलियां होती है, 12 जोड़ी। या आप कभी देखना यहाँ पर ये हड्डियां जो होती है ना, ये वाली, ये पसलियां एक्चुअली में ये रीफ्स होती है, रिप्स होती है। और ये क्या करती है? ये हमारा जो डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम को सुरक्षित करती है। डायफ्राम, जैसे हम सांस लेते हैं ना, तो डायफ्राम क्या होता है? फैलता है, सांस अंदर खींचे अपन ने, और सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम सिकुड़ता है। तो ये डायफ्राम को मेंटेन करती है पसलियां, इनकी इनकी संख्या होती है रिप्स, 12 जोड़ी, 12 इधर होती है, 12 इधर होती है, इनको बोलते हैं पसलियां। ठीक है, 24 होती है कुल। आकाश का रंग नीला प्रकाश की किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। नीला क्यों दिखाई देता है भाई आकाश का रंग? पहली बात तो नीला प्रकाश का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि देखो, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आता है वो सफेद रहता है, क्योंकि वो सब रंगों को लेकर चलता है अपने साथ में, सफेद रंग का हो जाता है, उसमें होते हैं बेजानी हपी नाला। तो कहां से हो गए? देखो, बे जा नी ह पी ना ला। और आपको पता होगा ये तो, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल और सॉरी नारंगी और लाल। अब देखो आपको बताता हूं मैं इसके पीछे कारण क्या है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? नीला दिखाई देने के कारण पीछे कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि कोई भी, जैसे ये छोटा सा कण होता है, छोटा सा कण, या अपन मानते हैं प्रिज्म, ये प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरेगा तो प्रकाश जैसे ही यहां से निकलेगा, प्रकाश जो है वो झुक जाएगा। तो सबसे यहां पर झुक जाएगा लाल रंग, सबसे कम झुकेगा। फिर इस प्रकार से आप देख लीजिए कौन कौन से रंग है। सबसे नीचे रहेगा बैंगनी, जामुनी, बेजानी, हपी, नाला, इस प्रकार से झुकेगा। सबसे ज्यादा कौन सा झुक गया? सबसे अधिक झुक गया यहाँ पर कलर, इसका नाम है बैंगनी, सबसे अधिक झुक गया। फिर बैंगनी से कम झुका जामुनी, फिर नीला, इस प्रकार से। तो सबसे कम कौन सा झुका? लाल रंग, सबसे कम झुका। झुकेगा नहीं साला, बोलता ना वाह, झुकेगा नहीं, तो लाल रंग झुकता नहीं एक्चुअली में, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। इसका स्पीड मतलब इसको ऐसे मान कर चलिए, तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा है, तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा है, झुकेगा कम से कम, वो वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, इस कारण झुकता नहीं है, वो झुकता नहीं है। सबसे अधिक झुकता कौन है? सबसे अधिक झुकता है बैंगनी रंग, और जो झुकता है वही दिखता है, वही बिकेगा, जो झुकेगा वही बिकेगा। अब बैंगनी कौन कौन सा कलर हो गया? बैंगनी, जामुनी, नीला। अब आप इन तीनों को मिला लो, कौन सा कलर बनेगा? वो कलर बनेगा नीला। बैंगनी, जामुनी, नीला, तीनों एक ही नीले कलर के तो है, नीला कलर बना देगा आसमानी कलर, वही जो आसमान दिख रहा है अपने को, आकाश का नीला रंग। ये कैसे होता है? अब आकाश में तो कोई प्रिज्म है नहीं, आकाश में होते हैं धूल के बारीक बारीक कण, वायुमंडल में धूल के कण होते हैं, वायुमंडल में धूल के कण होंगे, ये जो है प्रकाश को रिफ्रैक्ट कर देंगे, इस कारण से दिखाई देता है आकाश का नीला। अगर अपन अंतरिक्ष में चले जाएंगे वायुमंडल क्रॉस करके, तो अंतरिक्ष में जाकर देखेंगे तो पूरा ब्लैक दिखाई देगा। उसके पीछे कारण है क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इस कारण से अंतरिक्ष दिखाई देता है ब्लैक। ठीक है, विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है? विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर में। V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर। V फॉर वोल्ट, I फॉर इलेक्ट्रिसिटी और R फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध, ये इसको बोलते हैं ओम का नियम। V इज इक्वल टू आई आर। विद्युत धारा को नापने के लिए एम्पियर का प्रयोग करते हैं। कोशिका का द्वारपाल किसे कहा जाता है? कोशिका का द्वारपाल बोलते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं कोशिका का द्वारपाल। ये क्या करती है? ये कोशिका
में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इसको डिसाइड करती है सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है। क्या होती है? सेमी परमिएबल, या इसको बोलते हैं सिलेक्टिव परमिएबल। सेमी परमिएबल यानी अर्ध पारगम्य। क्या होती है ये? अर्ध पारगम्य। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये अर्ध पारगम्य होती है। भैया कौन अंदर जाएगा कौन बाहर निकलेगा, ये सब सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। कोशिका झिल्ली बोलते हैं इसको। कोशिका झिल्ली जो है ये जंतु में बनी होती है सेल्यूलोज की, और सॉरी जंतु में नहीं, ये बनती है अपने इसमें सेल्यूलोज की बनी होती है पादप कोशिकाएं। पादप कोशिकाएं बनी होती है सेल्यूलोज की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दांतों और हड्डियों के लिए कौन सा तत्व सबसे अधिक आवश्यक है? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस ये दोनों दांतों और हड्डियां साथ में, हड्डियां भी, हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम फास्फोरस की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। ठीक है, विटामिन डी और फास्फोरस। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट। देखो, जिस प्रकार से दूध को मापने के लिए होता है लैक्टोमीटर, उसी प्रकार से सोने को मापने के लिए होता है कैरेट। भाई कितने कैरेट का है, कितने कैरेट का है गोल्ड, ये डिपेंड करता है। जैसे जो 24 कैरेट का गोल्ड होगा वो कैसा होगा? वो बहुत नाजुक होगा। इसीलिए 24 कैरेट का गोल्ड का आप कुछ नहीं पहन सकते, पहनोगे टूट जाएगा। 24 कैरेट में सोने का कोई ऑर्नामेंट, यानी कोई भी ऑर्नामेंट को बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, गहना, कोई भी गहना नहीं बना सकते आप। ऑर्नामेंट बन जाएगा पर वो टूट भी उतनी जल्दी जाएगा। इसीलिए सोने में मिलाते हैं अशुद्धियां। बोलते हैं ना मेरे पास 18 कैरेट का गोल्ड है, 20 कैरेट का गोल्ड है, 22 कैरेट का गोल्ड है, 24। 18 के ऊपर वाले सारे सब बढ़िया रहते हैं, जहां ध्यान रखिएगा 18 से ऊपर। और जो नॉर्मल बढ़िया वाला माना जाता है वो 20 वाला माना जाता है, क्योंकि 20 वाला कठोर होता है, टूटता भी नहीं है। 22 वाला भी टूट जाता है जल्दी। 22 कैरेट 24 कैरेट में ज्यादातर वो बनते नहीं है, इसमें बनते हैं केवल जो आती है ना अपने ब्रिक्स वगैरह होती है, ये जो अपनी बिस्किट्स वगैरह होते हैं गोल्ड के, गोल्ड बिस्किट्स वगैरह, वो इसमें होते हैं शुद्ध 24 कैरेट में। बाकी अगर अंगूठी चेन वगैरह ऑर्नामेंट्स बनवाना है तो वो ठीक नहीं है 24 कैरेट में। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल तांबा और जस्ता। तांबा मतलब कॉपर और जस्ता मतलब जिंक, इनका मिश्रण है पीतल। पीताजी, पीताजी, जिंक, पीताजी। ये याद करने की ट्रिक है। पीतल में तांबा और जिंक, कॉपर और जिंक होता है, दो धातुओं का मिश्रण होता है पीतल में। विटामिन सी का रासायनिक नाम देखो, मैंने बता ही दिया था आपको। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। देखो विटामिन ए इजी है, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का बेरी बेरी तो उसमें वो विटामिन उसमें होता है, विटामिन से रोग होता है, बेरी तो विटामिन बी में होता है थायमिन। विटामिन अलग अलग प्रकार के होते हैं। विटामिन ए बी1 बहुत प्रकार के होते हैं। विटामिन बी1 थायमिन, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 निकोटिनिक एसिड या नियासिन, निकोटिनिक एसिड बोलते हैं इसको। विटामिन बी5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी6 इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी12 को बोलते हैं साइनोकोबोलामिन, इसमें होता है बी12। कितने प्रकार के विटामिन होते हैं ये? विटामिन बी9, एक बी9 भी छोड़ दिया अपन ने, एक और होता है विटामिन बी9, ये होता है फोलिक एसिड। जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है ना, फोलिक एसिड, तब इसकी जरूरत पड़ती है विटामिन बी9 की। जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तब 3 विटामिन लगते हैं, बी9 ये वाला और ये वाला। ये अनेमिया से निपटते हैं, अनेमिया को दूर करते हैं ये। फोलिक एसिड, पायरिडॉक्सिन और साइनोकोबोलेमाइन, ये 3 प्रकार के विटामिन लगते हैं जब महिला प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पर। तो ये विटामिन बी में इतनी सारी कैटेगरी होती है। तो जो विटामिन बी3 है ये नियासिन, ये करता है D3 एक प्रकार की बीमारी, इसको बोलते हैं D4 सॉरी,
ये बीमारी होती है पेलाग्रा, ये इसको बोलते हैं T4। ये दाद शरीर के ऊपर जो खुजली होती है ना, ये विटामिन जो होता है त्वचा से संबंधित बीमारी है ये। विटामिन सी का नाम है स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल और विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन। ये आपको रटे होना चाहिए, रट्टा मान लो बिल्कुल उनको बैठ करके इसी प्रकार से। कोई अगर रात में भी उठाकर पूछे तो पता होना चाहिए भाई विटामिन के कौन कौन से नाम है और कौन से विटामिन से कौन सी डिजीज होती है। विटामिन B12 में मिलता है कोबाल्ट, इसीलिए वहां पर लिखा हुआ है कोबालमिन। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज की थी कार्ल रेनिस्टिनर के द्वारा, लगभग 1900 के आसपास की थी इन्होंने, और इसी के लिए इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। पहले मानते थे कि सभी में ब्लड एक जैसा होता है भाई, लेकिन नहीं, इन्होंने बताया कि नहीं, 4 प्रकार का ब्लड होता है, ए, बी, ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के ब्लड होते हैं। बाद में जब इन्होंने रिसर्च नामक बंदर के ऊपर रिसर्च कर लिया और RH फैक्टर की खोज कर ली, तो इन्होंने बोला कि नहीं, 4 प्रकार के नहीं होते हैं, 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। कितने हो गए? टोटल हो गए 8। ठीक है, जिसमें RH फैक्टर उपस्थित है उसमें RH पॉजिटिव, जिसमें अनुपस्थित है RH नेगेटिव होता है वो वाला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड जब भी आप देंगे या ब्लड चढ़ेगा अपने को, तब ब्लड का जांच की जाती है कि भाई आपका ब्लड ग्रुप तो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पता लगे ब्लड ग्रुप अगर मैच नहीं होगा तो व्यक्ति को हो जाएगा एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन हो जाएगा। एग्लूटिनेशन मतलब कि ब्लड अगर चढ़ा दिया उल्टा सीधा तो पूरा ब्लड शरीर के अंदर ही रिएक्शन कर लेगा, जैसे दूध फटता है ना वैसे ब्लड फट जाएगा, इंसान की मृत्यु हो जाएगी। दूध फटता है ना किस प्रकार से, जरा सा नमक मिला दो दूध में, फट जाएगा। वैसे यहाँ पर भी बॉडी में अगर गलत गलत रक्त चढ़ गया शरीर फट जाएगा, मतलब फटेगा तो नहीं, ब्लड फट जाएगा। ब्लड खराब हो गया मतलब एकदम खराब। ये अपने कहते ना प्राचीन समय में कुंडलियां मिलाते थे एक्चुअली में, कुंडलियां, तो कुंडलियां मिलाने के पीछे रीजन ये था। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जितनी भी चीजें हैं सब साइंटिफिक है, हम समझ नहीं पा रहे एक्चुअली उनको। कुंडलियां मैच करते हैं ना, कुंडलियां गोत्र देखते हैं अपन अपने में, गोत्र पिता की तरफ से 5 गोत्र और माता की तरफ से 3 गोत्र, 3 पीढ़ियां एक्चुअली में। पिता की तरफ से 5 पीढ़ियां और माता की तरफ से 3 पीढ़ियां, इनमें आपस में विवाह नहीं होते हैं, ये गोत्र सिस्टम होता है। पापा की तरफ से 5 पीढ़ी मतलब मेरे पापा के पापा के पापा के पापा, इस प्रकार से 5 पीढ़ियों में अगर कोई है लड़का लड़की तो उनका शादी नहीं होगा। और मम्मी की तरफ से 3 पीढ़ियां मतलब मेरी मम्मी के पापा के पापा, 3 पीढ़ियां ये हो गई, इनमें अगर कोई रिश्ते में है तो शादी नहीं होगी। इसीलिए मिलाते हैं भाई कि उनमें ब्लड सेम हो सकता है। और बाद में अब ऐसा तो है नहीं कि शादी करते टाइम अपन ब्लड मिलाते हैं कि भाई तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, मेरा कौन सा है, अच्छा ये हो गया। ये अपन कभी नहीं मिलाते हैं। ब्लड ग्रुप कहाँ चेक करते हैं शादी के टाइम पर? कुंडली मिलाते हैं बस, 36 के 36 गुण मिल जाए, खत्म बात। ब्लड ग्रुप कहाँ मिलाते हैं? तो ब्लड ग्रुप मैच करना बहुत जरूरी एक्चुअली में हो जाता है कभी किस कंडीशन में, जब दोनों का दिक्कत हो जाए, RH फैक्टर RH नेगेटिव फैक्टर ये कभी फंस जाए तो बड़ी समस्या हो जाती है। क्योंकि पहला बच्चा जब उन दोनों कोई दिक्कत नहीं होगी, आपस में बढ़िया जिएंगे धूमधाम से, वो के बच्चों को समस्या होगी। उसका पहला बच्चा वो तो नॉर्मल होगा, जो अगला बच्चा होगा उसमें होगा एग्लूटिनेशन और वो बच्चे की हो जाएगी मृत्यु। सेकंड बच्चे की 99% चांसेस से डेथ हो जाएगी। बड़ी चीजें देखनी पड़ती है भाई। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। डेसिबल में नापते हैं ध्वनि की तीव्रता, साउंड। ठीक। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हजामत बनाने के लिए प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। हजामत बनाने के लिए, हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। या अगर आपने देखा हो कि अपन जैसे साइड मिरर लगे होते हैं, गाड़ी में साइड मिरर लगे होते हैं, ये क्या होते हैं? ये भी अवतल दर्पण होते हैं। ये पीछे देखने के काम आते हैं, जो बड़ी चीज होती है उसको छोटा करके देखने में काम आते हैं ये। ठीक है, तो ये हजामत बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अपने को मतलब ज्यादा एरिया देखना है, ज्यादा एरिया देखना है छोटी जगह पर, तो इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अपन देखते हैं ना अवतल, अपना साइड मिरर, साइड मिरर इतना बड़ा रहता है लेकिन वो दिखाता कितनी बड़ी चीज है पीछे, तो ये एक्चुअली में होता है। हमको ज्यादा बड़ी चीज देखना है छोटी जगह पर, वो प्रयोग करते हैं वहां पर। आत्महत्या की थैली किस कोशिकांग को कहा जाता है? ये कहते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डवे के द्वारा इसकी खोज की गई थी। डी दवे या डी दुबे के द्वारा इसकी खोज की गई थी।
लाइसोसोम की। इसको बोलते हैं सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली। ये कोशिका को मारने का काम करती है एक्चुअली में देखा जाए तो। इसका काम कुछ नहीं है, बस कोशिका खत्म हो रही है, इसको मार दो, इसको बोलते हैं सुसाइड बॉम्ब। ठीक है। घेंगा रोग, ग्वाइटर किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन, और आयोडीन में भी कौन सा? एक होता है ट्राई ट्राई ऑक्सो, ऐसा मैं नाम भूल रहा हूँ, ध्यान नहीं आ रहा अभी। एक्चुअली में हमारी जो ग्लैंड होती है थायराइड, हाँ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं हार्मोन एक्चुअली में, T3 T4 इस प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। ट्राई आइडोथायरोनिन, हाँ, क्या बोलते हैं इसको? ट्राई आइडो थायरोनिन और T4। तो जो T3 हार्मोन होता है ये होता है क्वाटरनरी आइडोथायरोनिन। जो T3 होता है ये मेन करता है घेंगा रोग, आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी, आयोडीन मतलब सिंपल सी बात है नमक। आयोडीन की कमी से, नमक में क्या होता है? आयोडीन होता है। इसकी कमी से ग्वाइटर, ग्वाइटर में क्या होता है? घेंगा रोग। यहाँ पर जो अपनी थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है। थायराइड ग्लैंड बढ़ जाएगी तो इस प्रकार से बाहर एक अलग सा पोर्शन निकल जाएगा, इसको बोलते हैं ग्वाइटर। थायराइड की कमी से होती है। थायराइड मतलब अगर वो हो जाए, इम्बेलेंस हो जाए, इस कारण से होता है। तो अगर थायराइड ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? थायराइड ज्यादा हो जाए तो टॉक्सिक ग्वाइटर हो जाता है। इसका उल्टा डिजीज, थायराइड की कमी से होता है, मतलब आयोडीन की कमी से होता है ग्वाइटर। अगर थायराइड निकल नहीं रहा है, थायराइड बोलते हैं थायराइड हार्मोन, तो थायराइड हार्मोन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं भाई। तो थायराइड हार्मोन की कमी से होता है ग्वाइटर डिजीज, कमी से। और अधिकता अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा तो उसको बोलते हैं टॉक्सिक ग्वाइटर। इसको बोलते हैं टॉक्सिक ग्वाइटर, टॉक्सिक ग्वाइटर, या इसी को बोलते हैं, एक और नाम से पुकारते हैं क्रेटिनिज्म। इसी को पुकारते हैं क्रेटिनिज्म के नाम से। इसमें क्या होता है? इसमें जो आंखें हैं ये फूल जाती, बड़ी हो जाती है, एकदम आंखें इस प्रकार की बड़ी हो जाएगी। ज्यादातर ये वाला कॉम्प्लिकेशन आता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। ये वाले कॉम्प्लिकेशन जो है ना, अनीमिया वाले, रक्त के, या फिर ये वाली डिजीज वगैरह आती है प्रेगनेंसी के टाइम पर, ये वाले कॉम्प्लिकेशन बहुत आते हैं। में टॉक्सिक ग्वाइटर ज्यादा होता है। टॉक्सिक ग्वाइटर में आंखें जो है वो नेत्र कोटर होता है ना अपने नेत्र, आई बॉल, ये आई बॉल के बाहर निकल आती है। देखना कभी किसी की आई बाहर निकली रहे, समझ जाना उसको आयोडीन की, थायराइड की दिक्कत है, थायराइड उसमें ज्यादा है। पेंसिल में काला पदार्थ क्या होता है? पेंसिल में काला पदार्थ, जो पेंसिल की नोक होती है ना, वो ग्रेफाइट का होता है। और ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इंसुलेटर नहीं होता है, चालक, सुचालक होता है ये। इसमें से विद्युत जो है निकल जाती है, ध्यान रखिएगा, पास कर देता है ये। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं एटीपी को। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 3 प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ऊर्जा निकलती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसको बोलते हैं मुद्रा। ऊर्जा की मुद्रा है ये, करेंसी है ऊर्जा की। एटीपी के रूप में निकलती है ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, या कोशिका का ऊर्जा ग्रह, या एक और नाम से पुकारते हैं कोशिका का श्वसन स्थल। इसी को कहा जाता है पावर हाउस को। ठीक है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग? देखो वाहनों को मैंने अभी बताया आप लोगों को, वाहन अपने साइड, गाड़ियां होती है, गाड़ियों में होता है साइड मिरर। साइड मिरर जो लगे होते हैं ना, इस प्रकार के साइड मिरर अपनी गाड़ियों में इस हैंडल के ऊपर लगे होते हैं। तो अपन क्या देखते हैं इसमें? देखते हैं अपन पीछे की चीज, और पीछे का मैंने आपको बताया अभी जस्ट पहले, अपने को बड़ा दृश्य देखना है। पीछे इस प्रकार का बड़ा सा रोड है, अब मेरे को इतने से कांच पे मैं इतना बड़ा रोड कैसे देख लूंगा? तो मुझे बड़ा दृश्य देखना है छोटी चीज के ऊपर, उसके लिए प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। दर्पण, उत्तल दर्पण तो बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं। कॉनकेव मतलब अवतल, और कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए यहाँ पर जो होते हैं साइड में लगे हुए, उनमें होते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है। उत्तल दर्पण के द्वारा हम देखते हैं ज्यादा बड़ा दृश्य। हम बड़ा दृश्य छोटी जगहों पर देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और छोटा दृश्य बड़ी जगह पर देखने के लिए वहां पर करते हैं हम अवतल दर्पण का प्रयोग।
अवतल दर्पण। अब भी बताया था ना मैंने आप लोगों को अवतल दर्पण के बारे में। यहां पर हम छोटा जो चीज है, छोटी चीज, ये चीज छोटी है, को हमको बड़ी जगह पर देखना है, इसके लिए प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। और बड़ी चीज है उसको हमको छोटी जगह पर देखना है, उसके लिए प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। इसका एग्जाम्पल जैसे वही हम शेविंग करते हैं ना, शेविंग वगैरह करते हैं, शेविंग करते हैं तब जो अपन प्रयोग करते हैं उसका कांच का, मिरर का, वो होता है अवतल दर्पण। क्योंकि हमको छोटी जगह देखना है, छोटी जगह मतलब मुझे यहाँ की जगह देखना है बड़े कांच के ऊपर, छोटी जगह देखने के लिए, ठीक है। और बड़ी जगह छोटी जगह पर देखने के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण का। इसको बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, और ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है, दोनों का मात्रक है जूल। कार्य और ऊर्जा, वर्क और एनर्जी, दोनों का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है, सर्वग्राही रक्त समूह मतलब किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सर्वग्राही रक्त समूह बोलते हैं एबी पॉजिटिव को, एबी पॉजिटिव को। क्या होता है ये होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी कि ये सबसे लेता है, सबसे लेगा देगा किसी को नहीं, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। सबसे लेगा ये एबी पॉजिटिव, देगा किसी को नहीं। ये एबी नेगेटिव वाले को भी नहीं दे सकता एक्चुअली में, ये केवल एबी पॉजिटिव वाले को ही देगा, अपने भाई को देगा एकदम दिखने वाले सेम को। एबी नेगेटिव को भी नहीं दे सकता ये, इसको एबी नेगेटिव को भी नहीं दे सकता एक्चुअली में। मैंने बताया ना पॉजिटिव नेगेटिव दिक्कत हो जाती है भाई, नेगेटिव वाला सबको दे सकता है, पॉजिटिव वाला नहीं दे सकता। तो ये करता है एग्लूटिनेशन, एबी पॉजिटिव, इसीलिए इसको बोलते हैं सर्वग्राही रक्त समूह। और सर्व यूनिवर्सल रिसेप्टर, और यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं, सर्वदाता, सबको देने वाला है ओ नेगेटिव, ये सबको दे देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं घमंड नहीं है, जीरो, जीरो रहेगा, घमंड नहीं रहेगा, सबको दे देता है बेचारा। और नेगेटिव इसको हमेशा के ऊपर चार्ज रहता है। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी, अभी बताया मैंने आपको विटामिन के बारे में पूरा, विटामिन बी के जितने भी विटामिन से ज्यादातर 6-7 के आसपास जो बताया मैंने अभी पूरा आप लोगों को, ठीक है। अगला है एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है, और एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है बॉक्साइट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एल्यूमिनियम का अयस्क। जैसे आपको एक बात बताऊं मैं, जैसे मरकरी होता है पारा, पारे का अयस्क क्या है, पारे का अयस्क होता है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड ये खोजा था मेरी क्यूरी के द्वारा, मैडम क्यूरी के द्वारा। ये पारे का अयस्क होता है पिच ब्लेंड, इसी प्रकार से एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है, फ्यूज तार बना होता है टिन और सीसा, टिन और शीशे का बना होता है, शीशा मतलब लेड, इनका बना होता है फ्यूज तार। फ्यूज तार मतलब आपने कभी इसका क्या क्या होता है, इसमें इसमें जो होता है वो गलनांक निम्न रखना पड़ता है, एक बात ध्यान रखना, गलनांक निम्न रखना पड़ता है इसका। फ्यूज तार का गलनांक बोलते ना, कभी आपने सुना हो कि भाई फ्यूज उड़ गया, फ्यूज जल गया, एक्चुअली में क्या होता है, ये विद्युत परिपथ है मान के चलिए, ये विद्युत भेरी है, यहाँ पर लगा हुआ है फ्यूज और ये विद्युत, तो ये फ्यूज क्या होता है, फ्यूज तार, इसको रखना पड़ता है गलनांक निम्न। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जा रही है इसमें से फ्लो हो रही है, अगर मान लो थोड़ा गर्म हो गया, गर्म हो गया तो हमारे पूरे घर का सर्किट उड़ा देगा, ये हमारे घर की पूरी वायरिंग उड़ा देगा। अगर ट्रांसफार्मर से ज्यादा थोड़ा बिजली का ज्यादा सप्लाई चला गया, वोल्ट ज्यादा हो गया, ज्यादा वोल्ट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, गर्म हो जाएगा, हमारे पूरी घर की बिजली उड़ा देगा, वो तार वगैरह पूरा घर का सर्किट उड़ा देगा। इसीलिए क्या करते हैं, ये जोड़ देते हैं यहाँ पर एक फ्यूज तार, ताकि जैसे ही यहाँ से ज्यादा वोल्ट का निकला एम्पियर, ये जो है गलना स्टार्ट हो जाएगा और फट से गल जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। और जहां सर्किट ब्रेक हुआ तो ये विद्युत धारा इस प्रकार टूट जाएगी। अब टूट जाएगी तो भाई बिजली कहां से आगे बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं, यहीं पर बिजली रुक गई और अपने घर की लाइन हो गई सुरक्षित। इसलिए प्रयोग करते हैं फ्यूज तार का, कटआउट में लगाते हैं ना फ्यूज तार, उसके पीछे ये कारण है, ताकि हमारे घर की बिजली सही रहे। अगर बाहर से वोल्ट ज्यादा भी आ गया तो हमारे घर की बिजली सही रहे, वो फ्यूज जल जाएगा बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है सेल्सियस में, वो होता है 37.6 डिग्री के आसपास होता है सेल्सियस, और फॉरेनहाइट में होता है 96
96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री तो लगता नहीं फ़ारेनहाइट में, ठीक है, तो 96.4 फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट में, और सेल्सियस में 37 डिग्री। बोलते हैं ना 100 डिग्री बुखार है, तो 100 डिग्री बुखार जनरली फ़ारेनहाइट की बात चलती है, वो सेल्सियस की बात नहीं चलती है। सेल्सियस में 100 डिग्री, भाई 100 डिग्री मतलब 100 डिग्री पे जो पानी होता है वो बॉयल हो जाता है। क्लोरोफिल में मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है? क्लोरोफिल में पाई जाती है मैग्नीशियम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी। क्लोरोफिल जहां पर होता है फोटोसिंथेसिस, इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं इसको प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोफिल में, ठीक है। यहां पर मैग्नीशियम उपस्थित होता है, धातु मैग्नीशियम। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग करते हैं हाइग्रोमीटर। और एक ध्यान रखना, एक और ये बहुत कंफ्यूज करता है, मैं आपको समझाता हूं इनके बारे में। हाइग्रोमीटर और एक का नाम होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर ये नापता है डेंसिटी को, डेंसिटी को नापता है, ये ध्यान रखना, डेंसिटी को नापता है। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, और आर्द्रता मतलब होता है ह्यूमिडिटी। आर्द्रता को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो ये ह्यूमिडिटी को नापता है और ये नापता है डेंसिटी को, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मतलब क्या होता है? आर्द्रता मतलब हमारे वायुमंडल में कितनी नमी मौजूद है, इस नमी को बोलते हैं, इस नमी को बोला जाता है, जो हमारे वायुमंडल में नमी है ना, उस नमी को बोलते हैं आर्द्रता, और उस आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर। और डेंसिटी मतलब क्या होता है? डेंसिटी मतलब होता है कि भाई कितना, कोई भी पदार्थ कितना डेंस। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, डेंसिटी मतलब सिंपल सा देखिए, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी मतलब होता है, अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए, ये एक बर्तन है, 3 बर्तन है, ये वाला बर्तन है एक ये वाला बर्तन है, और एक ये वाला बर्तन है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको इस समझाता हूं। एक बर्तन में रखा है, मतलब खाली है, खाली मतलब इसमें क्या होगी? इसमें होगी ना गैस, खाली है मतलब गैस होगी इसके अंदर, ऑब्वियस सी बात है। बर्तन खाली है तो उसमें गैस तो होगी होगी भाई। ये वाले में मैंने भर दिया पानी, ये वाले में मैंने भर दिया पानी, और ये वाले में मैंने रख दिया एक लोहे का बक्सा, धातु का बक्सा रख दिया मैंने। अब मुझे मारना है मुक्का। इन तीनों बर्तन में से सबसे आसानी से मुक्का मैं किस में मार सकता हूं? सबसे आसानी से मुक्का मार सकता हूं मैं इसमें, क्योंकि ये सबसे कम डेंस है, घनत्व सबसे कम है इसका। घनत्व यानी कि अणु कितने पास पास है इसके, तो अणु तो भाई वायु में दूर दूर है, तभी तो वायु है वो। पानी में मुझे थोड़ा मुक्का मारने में दिक्कत होगी, पानी फिर भी, क्योंकि पानी के अणु पास पास है, तो ये रोकेंगे मेरे मुक्के को, ठीक है। और तीसरा आ गया धातु। धातु कोई सी भी हो, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, कोई सा भी हो, मुझे इसको मारने में दिक्कत हो, कठिनाई होगी, क्योंकि इसमें जो अणु है वो एकदम चिपके हुए हैं, एकदम कड़क बंद है, तभी तो धातु है वो, ठीक है। ये होता है डेंसिटी। ये नापने के लिए प्रयोग करते हैं हाइड्रोमीटर, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता को नापते हैं डायप्टर के द्वारा। 2 प्रकार की लेंस क्षमता होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव जो है मतलब लेंस की क्षमता, पॉजिटिव के लिए अपन अगर कोई दिक्कत है, पॉजिटिव उसको बोलते हैं उत्तल लेंस, और नेगेटिव वाला अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ठीक है। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव खोपड़ी की बात चल रही है। खोपड़ी मतलब चेहरा और कपाल मिलाकर, चेहरा और कपाल मतलब चेहरा और ये कपाल मिलाकर के टोटल होती है 22 हड्डियां, जिसमें से 14 यहाँ पर होती है, 14 चेहरे में होंगी, चेहरे में, और 8 जो होती है यहाँ पर होती है। एक्चुअली 6 होती है, लेकिन पीछे भी होती है 2 हड्डियां यहाँ पर, तो 14 और 6 कितना हो गया? 20, और यहाँ पर 2 22, टोटल होती है 22 हड्डियां मानव के खोपड़ी में। खोपड़ी मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन अपना, खोपड़ी में 14 होती है फेस में, 6 होती है यहाँ पर कपाल में, क्रेनियल वगैरह, और 2 होती है यहाँ पर पीछे। तो इस प्रकार कितनी हो गई? टोटल 22 हड्डियां होती है ह्यूमन स्कल में, मानव की खोपड़ी में। रखा हुआ स्कल भी अगर आपको पूछोगे तो बता भी देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? यहाँ पर है फाइब्रिनोजन, बहुत इंपॉर्टेंट, फाइब्रिनोजन। ये फाइब्रिनोजन ही जो थ्रोम्ब्रिन होता है, मैंने बताया नाम लिया था ना थ्रोम्ब्रिन, तो ये फाइब्रिनोजन ही थ्रोम्ब्रिन से
रिएक्शन करके बनाता है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। ये प्रोटीन है, ये रक्त का थक्का बनाने में जरूरी है। ये थ्रोम्बिन से मिलकर बनाता है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। बाद में बनता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है यही एक्चुअली में रक्त का थक्का होता है। हाइपो का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है? फोटोग्राफी में उपयोग करते हैं सोडियम थायोसल्फेट का। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं हाइपो में। ये फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त होता है ना, उसके लिए। कपूर को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कपूर को शुद्ध करने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। अगर कपूर को आप खुले में छोड़ दोगे तो खुला कपूर जो है वो पूरा हो जाएगा ऊर्ध्वपातित, पूरा खत्म हो जाएगा कपूर। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया, ठीक है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ये पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी, पक्षी, ठीक है। जैसे अलग अलग शाखाएं होती है, जैसे अगर बात करें अपन, जैसे कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी, महिलाओं की बीमारियों का अध्ययन गायनेकोलॉजी, जैसे आंखों का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी, आंखों का जो विशेषज्ञ होते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाते हैं एक्चुअली वो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। जैसे जैसे हार्ट का कार्डियोलॉजी या कार्डियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। जैसे लीवर का हिपेटोलॉजी, जैसे कि अलग अलग, जैसे अपने और किनके बताऊं मैं आप लोगों को, जैसे गायनेकोलॉजी होता है, ऑप्थेल्मोलॉजी होता है, रेडियोलॉजी होता है, ऑन्कोलॉजी होता है, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार की चीजें होती है। बोन का, हड्डियों का ऑर्थोलॉजी, ऑर्थोलॉजी हो, ये ध्यान रखना, ये ऑर्निथोलॉजी है, और ऑर्थोलॉजी मतलब हड्डियों का, क्या? ऑर्थोलॉजी। ये किसका अध्ययन कहलाता है? ये कहलाता है बोन का, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। वृक्क या किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? किडनी की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन, और एक किडनी में लगभग 1.5 मिलियन तक नेफ्रॉन होते हैं। देखो ध्यान रखना, किडनी, या इसको शायद गुर्दा बोलते हैं हिंदी में, तो किडनी की इकाई है नेफ्रॉन और मस्तिष्क की इकाई है न्यूरॉन, ध्यान रखना। हमारे जो बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, एक प्रकार का पदार्थ निकलता है न्यूरोट्रांसमीटर, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन, ये न्यूरॉन जो है वो हमारे मस्तिष्क की इकाई है, और हमारी किडनी की इकाई है नेफ्रॉन। क्योंकि देखो मैं आपको याद करने ट्रिक बताता हूँ, किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है फिल्टर, तो नेफ्रॉन में क्या है? फिल्टर, फ्रान, फिल्टर करता है ये नेफ्रॉन, ठीक है। और न्यूरॉन, हमारा जो मस्तिष्क होता है, ये क्या होता है? मस्तिष्क होता है बहुत दिमाग, दिमाग वही है। और दिमाग कौन इस्तेमाल करते हैं? रॉक एजेंट। रॉक एजेंट होते हैं ना जो बाहर विदेशों में काम करते हैं, रॉक एजेंट, बढ़िया दिमाग लगाते हैं, खतरनाक। तो रॉ मतलब दिमाग, ठीक है। अगला प्रश्न, विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? वो बनी होती है नाइक्रोम की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की क्यों बनती है? क्योंकि नाइक्रोम जो है ये उच्च गलनांक वाला धातु है, उच्च गलनांक वाला धातु है ये, इसलिए बनाते हैं नाइक्रोम की। क्योंकि विद्युत हीटर भाई पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करने वाले राड अगर ये बना लेंगे, सोना चांदी वगैरह इनकी गल जाएगा, वो तो ये गल जाएगा, क्यों? गर्म होता है ना, वो गर्म होने के बाद गल जाएगा वो, इसीलिए इसको बनाते हैं उच्च गलनांक वाली धातु का, और उच्च गलनांक वाली धातु है नाइक्रोम। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु, देखो ध्यान रखना, ध्वनि की चाल और प्रकाश की चाल में अंतर होता है। ध्वनि की चाल डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर, मीडियम मतलब माध्यम के ऊपर। जितना ज्यादा घनत्व वाला माध्यम रहेगा, ध्वनि की चाल उतनी ही तेज रहेगी, ध्यान रखना। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, ध्यान रखना। आप सोचोगे सर ठोस में ध्वनि चलती कैसे? तो कभी एक काम करना, ट्रेन अगर आपके आसपास हो, पटरी वगैरह, पटरी के ऊपर कान लगा के सुनना, कई दूर से, कई सैकड़ों मीटर दूर से आपको आवाज आ जाएगी भाई ट्रेन आने की, लेकिन ट्रेन दिखाई नहीं दे रही अभी, लेकिन आपको कंपन महसूस हो जाएगा भाई कि हाँ ट्रेन की आवाज आ रही है। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है, उसके बाद तरल में होती है यानी द्रव में होती है, और सबसे कम होती है गैस में।
गैस में यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा है गैस मतलब वायु मतलब गैस, सिंपल सी बात है। 332 मीटर पर सेकंड होती है, सबसे कम होती है। तरल में लगभग 1000 के आसपास होती है, 1000 मीटर पर सेकंड, और ठोस में लगभग 1500 तक होती है, 1500 से 2000 तक हो जाती है। और यहाँ पर होती है 332 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। यहाँ पर मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर एक सेकंड में चलती है, यहाँ पर 1 किलोमीटर एक सेकंड में, यहाँ 332 मीटर एक सेकंड। और अगर बात करूं मैं आपको बताऊं प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल के ऊपर माध्यम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तीनों में एडजस्ट चलेगी, चाहे पानी हो चाहे वायु हो। अब ये प्रकाश जो है वो ठोस से तो निकल नहीं पाएगा, ठोस से तो परावर्तित हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है प्रकाश को, इसीलिए तो प्रकाश भाई निर्वात में चल लेता है, जबकि ध्वनि को आवश्यकता होती है माध्यम की, मीडियम की। इसीलिए ध्वनि, वायुमंडल के पार जाओगे आप निर्वात में, ब्रह्मांड में ध्वनि की चाल, ध्वनि नहीं सुनाई देगी। इसके पीछे यही कारण है, ध्वनि को चलने के लिए आवश्यकता होती है माध्यम की, जबकि प्रकाश तो निर्वात में भी चल लेता है, उसको कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका जो है ना अपना नर्वस सिस्टम, तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी, वही न्यूरॉन, सबसे बड़ी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका स्पर्म वाली होती है। सिट्रस फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? वही सिट्रस फलों में विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, जैसे नींबू, संतरा, आंवला, ये सिट्रस फ्रूट कहलाते हैं। साइट्रिक जो है वो कुल के पौधे होते हैं, साइट्रिक कुल के पौधे हैं, सिट्रेसी कुल होता है इनका, और ये ज्यादातर इसमें नींबू मतलब खट्टे वाले जो फल आते हैं वो इसी में आते हैं। ठीक है, इनमें विटामिन सी मिलता है। विद्युत का सबसे खराब चालक कौन सा होता है? सबसे खराब चालक लकड़ी या रबड़। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सूखी लकड़ी, अगर लकड़ी सूखी हुई है, पूरी सूखी, तो वो विद्युत का सबसे खराब चालक यानी कुचालक है, कुचालक है लकड़ी। लेकिन अगर लकड़ी गीली है तो वो सुचालक होगा, ध्यान रखना। लकड़ी सूखी गीली पे डिपेंड करता है, सूखी लकड़ी विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन इसीलिए तो बोलते हैं ना कि जब भी कोई अगर किसी करंट लग रहा हो लकड़ी से मारो, लेकिन ध्यान रखना लकड़ी अगर गीली होगी तो आपको भी लपेटे में ले लेगी वो। सूखी लकड़ी होती है विद्युत का कुचालक, और गीली लकड़ी अगर है तो वो होती है विद्युत का सुचालक। क्योंकि गीला है मतलब उसमें पानी है, और पानी तो फटाक देने से ले लेगा करंट को। पानी जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। ये अपना जो पानी पीने पीने वाला होता है, नॉर्मल पानी, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, आसुत जल, वर्षा वाला जल जो होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि वो एकदम प्योर वाटर है। और जो ये पानी वाला है ना अपना नदी, नील नदी, झरने, तालाब वगैरह, ये वाला पानी, ये अशुद्ध पानी होता है। अशुद्ध मतलब इनमें होते हैं आयंस, सोडियम वगैरह होते हैं ना इनमें, इनमें इनमें होते हैं आयंस वगैरह, और ये आयंस जो होते हैं विद्युत को कैरी कर लेते हैं, इसीलिए ये वाला पानी विद्युत का सुचालक होता है। और अगर ऊपर से पानी गिर रहा है या डिस्टिल्ड वाटर है, आसुत जल इसको बोलते हैं हिंदी में, आसुत जल या शुद्ध जल, ये विद्युत का होगा कुचालक। ठीक है, क्योंकि उसमें आयंस नहीं होते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? भविष्य का ईंधन बोलते हैं हाइड्रोजन को। आजकल जो आने वाले वैज्ञानिक है ये हाइड्रोजन में अपना ईंधन को तलाश रहे हैं, भविष्य का ईंधन मान रहे हैं कि भाई भविष्य में ईंधन की जरूरत हाइड्रोजन पूरी करेगा। और हाइड्रोजन तो भरमार पड़ा हुआ है पूरे ब्रह्मांड में। सबसे अधिक कौन सी गैस है ब्रह्मांड में? वो है हाइड्रोजन, पूरा भरमार है हाइड्रोजन का, तो कोई दिक्कत नहीं है। त्वचा का रंग किस वर्णक के कारण होता है? त्वचा का रंग होता है मिलेनिन वर्णक के कारण। मिलेनिन जो वर्णक होता है, मिलेनिन इसको बोलते हैं पिगमेंट, जिनमें मिलेनिन पिगमेंट की ज्यादा मात्रा होती है उनका कलर, मिलेनिन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लैक के लिए। जिनमें मिलेनिन पिगमेंट की ज्यादा मात्रा होगी वो ब्लैक। और मिलेनिन पिगमेंट ये ज्यादातर पाया जाता है एशिया, अफ्रीका वालों में। ये आप देखना यूरोप वाले एकदम, उनके तो सालों के बाल, ये वाले बाल भी सफेद रहेंगे, एकदम पूरे सफेद झक रहते हैं, तो उनमें मिलेनिन पिगमेंट नहीं पाया जाता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सूर्य से पृथ्वी का प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट 20 सेकंड। वैसे लगा देखा जाए 8 मिनट 19 सेकंड और 19 में 0.6 इतना लगता है, 8 मिनट 19.6 सेकंड, या लगभग मान के चलो 20 सेकंड, लगभग 500 सेकंड हो गया ये। अगर आप काउंट करोगे 8 छंग 48, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 8 छंग 48, और 48 और 20 सेकंड कितना हो गया? 48, 480 और 20 कितना हो गया? 500। तो 500 सेकंड लगते हैं लगभग इसमें।
तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश के अपवर्तन मतलब होता है किनारों से मुड़ जाना। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं तारे टिमटिमाते हुए, झपकते ना वो। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के माध्यम से? देखिए, दो प्रकार के संवहन ऊतक पाए जाते हैं। दो प्रकार के पौधों में संवहन ऊतक पाए जाते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम जो होता है ये नीचे से ऊपर लेकर जाता है किसको? जल को और खनिज को। जल और खनिज इसको लेकर जाता है नीचे से, यानी जमीन से ऊपर। और फ्लोएम जो है ये रहता है ऊपर, ये लेकर आता है खाना, भोजन। कहां पर? ये पौधों से, पत्तियों फूलों से लेकर आता है जमीन के, सॉरी मतलब पेड़ के दूसरे भागों में। तो ये फ्लोएम चलता है, इस प्रकार होता है पौधा। तो फ्लोएम चलता है ए से, और क्योंकि ये ऊपर बनना ना, खाना वगैरह ऊपर बनता है, तो ये नीचे लेकर आता है खाना शरीर के पार्ट में। तो जाइलम चलता है ए से, क्योंकि ये जड़ में पानी नीचे होता है भाई, खनिज वगैरह नीचे होंगे ना, तो ये पानी नीचे से लेगा और ये चढ़ेगा ए से। तो जाइलम चलता है ऊपर और फ्लोएम चलता है नीचे। ज से जल, ज से जाइलम। ठीक। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है उदासीन। सात होता है उदासीन, न्यूट्रल। देखो पीएच ये होता है 0 से लेकर 14 के बीच में पीएच मान। 7 पे होता है न्यूट्रल, इधर वाला 0 से 7 के बीच में इसको बोलते हैं अम्ल। 7 से 14 के बीच में होता है क्षार, इसको बोलते हैं बेस। ठीक। सोडियम को किस तत्व तरल पदार्थ में डुबा कर रखा जाता है? सोडियम को तरल पदार्थ में केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, क्योंकि अगर इसको खुला छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा, ये आग पकड़ लेगा। इसीलिए सोडियम को रखते हैं केरोसिन के या मिट्टी के तेल में। सोके, इसको ऐसे याद रखो आप लोग, सोके। सोके मतलब सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है, सोके। ओके की जगह सोके। प्रोटीन की फैक्ट्री किस कोशिकांग को बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं क्योंकि प्रोटीन यहीं पर बनता है, राइबोसोम में। अब आरएनए का जो आर वाला होता है, आर आरएनए, तो ये बनाता है प्रोटीन की फैक्ट्री में। राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है। कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, ये सबसे छोटा कोशिका अंग है राइबोसोम। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य के लार में पाया जाता है टाइलिन। टाइलिन को लिखते ऐसा है, देखो याद रखना, टाइलिन। टाइलिन में पी जो है साइलेंट है, साइलेंट होता है ये टाइलिन। ये जो अपनी लार निकलती ना, अपन खाना खाते हैं तो अपने लार से स्टार्ट हो जाता है भोजन का पाचन। टाइलिन, टाइलिन जो होता है ना, टाइलिन ये जो होता है ये भोजन को एक प्रकार से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। टाइलिन अपने लार निकलेगी, तो लार से यहीं से स्टार्च, यहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। और टाइलिन किसका विखंडन करता है? टाइलिन करता है स्टार्च का। टाइलिन स्टार्च को तोड़ना स्टार्ट कर देगा टाइलिन। ठीक है। ठोस कोण सॉलिड एंगल का एसआई मात्रक क्या है? इसका एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियम। ये ठोस कोण का एसआई मात्रक होता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? ये व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरह। पानी के अंदर हवा का बुलबुला होगा ना अगर, तो वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। अवतल लेंस की तरह मतलब इसकी क्षमता होगी ऋणात्मक, यानी कि ये दूर की वस्तुओं को देखने के काम आएगा। इसके काम आएगा, दूर की वस्तुओं को देखने के काम आएगा ये अवतल लेंस। कॉनकेव लेंस बोलते हैं इसको। ठीक। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वो होती है जाति, या इसको बोलते हैं स्पीसीज। ये सबसे छोटी इकाई होती है स्पीसीज या जाति। जैसे हम कौन सी जाति के हैं? हम है होमोसेपियंस, मानव। हम किस जाति के हैं? हम है होमोसेपियंस। जैसे बिल्ली, बिल्ली किस जाति के हैं? राना टिग्रीना। जैसे नीम किस जाति का है? एजेरेक्टिका इंडिका। जैसे बरगद किस जाति का है? फाइकस बेंगलेंसिस। फाइकस बेंगलेंसिस ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। ये होता है जाति, स्पीसीज। रक्त समूह ओ को सर्वदाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होगा। ओ को बोलते हैं सर्वदाता। सर्वदाता मतलब यूनिवर्सल डोनर। डोनर बोलते हैं इसको, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो होता है वो सबको दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होगा। ध्यान रखना, एंटीजन नहीं होता है। जैसे देखो ओ वाले में
एंटीजन नहीं होगा कोई भी। यहाँ पर अपन लिखते हैं ऊपर एंटीजन, तो ओ वाले में कोई भी एंटीजन नहीं होगा। ए वाले में ए एंटीजन होगा, बी वाले में बी एंटीजन होगा, और ए बी वाले में ए एंटीजन भी होगा और बी भी होगा। और वहीं पर बात करें अपन एंटीबॉडीज की, तो ओ वाले में कोई एंटीजन नहीं होता है, तो यहाँ एंटीबॉडी बनती है ए बी, दोनों प्रकार की। इसमें एंटीजन ए होता है तो एंटीबॉडी बनती है बी, इसमें बी होता है एंटीबॉडी बनती है ए, और इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती, कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। इसको जीरो मत लिखो, इसको काट लो। तो एंटीजन और एंटीबॉडी का खेल है पूरा अपने बॉडी में, ये ब्लड ग्रुप में। तो ओ मतलब क्या होता है, ओ वाले में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। सफेद सोना व्हाइट गोल्ड किस धातु को कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड बोलते हैं प्लेटिनम को। और प्लेटिनम क्या है? प्लेटिनम एक प्रकार की, इसको बोलते हैं भविष्य की धातु, भविष्य की धातु। प्लेटिनम, प्लेटिनम जो होता है वो अपने जो रॉकेट वगैरह होते हैं ना, रॉकेट वगैरह का इंजन वगैरह, इससे बनाया जाता है प्लेटिनम से। भविष्य की धातु कहा जाता है इसको। ये रॉकेट का इंजन वगैरह बनाते हैं प्लेटिनम से। बर्तनों पर कलाई करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बर्तनों पर कलाई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड NH3Cl, ये अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं बर्तनों पर कलाई। बर्तनों पर कलाई यानी कि आप देखिए, अगर बर्तन जो होते हैं, बर्तन के नीचे जो होता है ना कलर वगैरह, जो कलाई करते हैं काले कलर का, ये प्रयोग करते हैं बर्तनों पर कलाई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का। विटामिन डी का रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। मैंने अभी बताया था आप लोगों को सारे विटामिन के बारे में। तो विटामिन डी, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, हड्डियों का दिक्कत होती है बच्चों में। और बड़ों में होता है ऑस्ट्रेलोमलेशिया, ऑस्ट्रेलोमलेशिया, ऑस्ट्रेलोमलेशिया। रिकेट्स होता है बच्चों में, ऑस्ट्रेलोमलेशिया होता है बड़ों में, विटामिन डी की कमी से। कोशिका के अंदर श्वसन का केंद्र कौन सा है? श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यहीं पर होता है श्वसन। शरीर के अंदर कहां पर होता है? कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं शरीर का श्वसन स्थल, श्वसन स्थल। श्वसन होगा तभी तो यहाँ पर ऊर्जा बनती है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऊर्जा ग्रह। कोशिका का ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल, किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही श्वसन करता है, श्वसन होता है। वो क्रेब साइकिल वगैरह होती है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन के द्वारा। अल्टमैन ने इसकी खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया की। और एक वैज्ञानिक है बेंडा, इन्होंने इसका नाम दिया था बेंडा, इनके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया था। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? समुद्र की दूरी नापते हैं नॉटिकल मील के रूप में। नॉटिकल मील ये अलग होता है। नॉटिकल मील मतलब समुद्र में देखते ना अपन कि भाई तुम्हारा एरिया कितना है। जैसे मान के चलिए ये समुद्र है, अब समुद्र में भाई यहाँ पर ये वाला भारत, हमारा प्यारा भारत, अब भारत का एरिया कितना है समुद्र में? क्या पूरा एरिया भारत का हो जाएगा? ये नहीं, कुछ लिमिट होती है भाई कि इतना एरिया आपका है, यहाँ तक आप कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लिमिट होती है। बाकी जो एरिया है ये सबका है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। ये कुछ लिमिट होती है, 25 नॉटिकल मील, 40 नॉटिकल मील, 60 नॉटिकल मील, ऐसा होता है। इसमें अलग अलग जगह होती है कि आपको कितने एरिया तक मछली पकड़ने की आजादी है, कितने एरिया तक आप खनन का काम कर सकते हैं, मतलब समुद्र में से निकालते हैं ना तेल वगैरह, ये खनन का काम कर सकते हैं। ये लिमिट होती है बंधी हुई इनकी नॉटिकल मील के रूप में, ठीक है। तो ये कहलाता है नॉटिकल मील। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ाएंगे ना अपन, दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक, क्वथनांक मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट। इसका एग्जांपल देखो आप, इसका एग्जांपल प्रेशर कुकर। कुकर में अपन सब्जी वगैरह चढ़ाते हैं, चावल वगैरह सब्जी वगैरह। अपन जल्दी चुड़ाने के लिए क्या करते हैं? एक तरफ आप देखना, एक तरफ रखना कढ़ाई में कोई सब्जी, एक तरफ रखना कुकर में। कुकर का जो आलू वगैरह या कुछ भी है वो जल्दी पक जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कुकर में अपन ने दाब बढ़ा दिया। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक, क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। जहां पर जल 100 डिग्री पर उबलने लगता है वहां पर अब ये बढ़ जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा 150 से 180 पहुंच जाएगा। अब ज्यादा टेम्परेचर मिल रहा है उसको, ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो भाई जल्दी गर्म होगा ना, ज्यादा गर्म होगा तो आलू ज्यादा जल्दी पकेगा। ये होता है एक्चुअली में प्रेशर कुकर के अंदर नियम, ये लगता है।
है थोड़ी कि वहां पर उसको एकदम अपन ने कुकर को बंद कर दिया तो बढ़िया वहां पर कोई से देवता वगैरह है उन्होंने गर्म कर दिया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर प्रेशर कुकर के अंदर काम करता है साइंस, हर जगह साइंस ही काम करता है। और हमारा जो धर्म है सनातन, मैंने आपको अभी एक दो एग्जाम्पल दिए, वो पूरा साइंटिफिक है, साइंस के ऊपर पूरा डिपेंड है। ठीक है, तो ये ऊर्जा, सॉरी, ये जो होता है ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। दाब जैसे जैसे बढ़ाएंगे अपन, जल का क्वथनांक जो है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है पित्ताशय। पित्ताशय मतलब होता है गाल ब्लेडर का मुख्य कार्य क्या है? गाल ब्लेडर का मुख्य कार्य है यकृत द्वारा बनाए गए पित्त, पित्त को मतलब बोलते हैं बाइल जूस, पित्त को बोलते हैं बाइल जूस, इसको जमा करना और गाढ़ा करना। और यही जो पित्ताशय है या गाल ब्लेडर है, यही जो है वो बाइल जूस को निकालेगा, बाइल जूस को निकाल करके भेजेगा स्टोमक में, स्टोमक में। और स्टोमक में इसी को बोलते हैं पेप्सिन रेनिन। इसमें दो एंजाइम होते हैं, एक होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। ये पेप्सिन और रेनिन हार्मोन इसी बाइल जूस में होते हैं जो कि हल्के पीले रंग का होता है। ये निकलता है पित्ताशय से, सॉरी यकृत से। यकृत इसको अपना स्टोर करता है पित्ताशय में, गाल ब्लेडर में, और गाल ब्लेडर से निकल के जाएगा ये में अपने स्टोमक में। स्टोमक में जो एसिडिक माध्यम होता है उसमें ये पेप्सिन और रेनिन काम करते हैं अच्छे से। ठीक है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? ये होती है मैंडिबल, जबड़े की हड्डी। ये वाली जो होती है हड्डी, ये मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। बोलते ना जबड़ा तोड़ दूंगा, जबड़ा तोड़ना मतलब बहुत मुश्किल काम है भाई, जबड़ा ऐसे टूटता नहीं है, सबसे मजबूत हड्डी होती है ये वाली। और ये जो अपनी क्रेनियल नर्व होती है, ये वाली ऊपर, सॉरी क्रेनियल हड्डी होती है, बोन होती है, ये भी मजबूत होती है। जब भी पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम अगर होगा तो आप, भगवान न करे कोई भी ऐसी सिचुएशन आए, लेकिन अगर लाइव देखना पड़े, क्या होता है पोस्टमार्टम में एक बड़ा सा लेते हैं खिल्ला। डॉक्टर तो नहीं रहते हैं वो, डॉक्टर वगैरह क्या कर, डॉक्टर तो बैठे रहते हैं, ऐसे काम नहीं करते हैं वो। वहां पर जो रहते हैं दूसरे जो स्टाफ वाले रहते हैं, वो खिल्ला लेते हैं और यहाँ पर मारते हैं प्रेशर से। नहीं टूटता एक बार में, 2-3 बार मारना पड़ता है जब जाकर ये हड्डी टूटती है ये वाली। और जैसी हड्डी टूटेगी पूरा दिमाग खुल जाता है, पूरी बॉडी जो होती है रिलैक्स हो जाती है वो पोस्टमार्टम के टाइम पर। ये मैंडिबल जो होती है, जबड़े की हड्डी, ये सबसे मजबूत हड्डी होती है ये वाली। विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम किन धातुओं का मिश्रण है? नाइक्रोम है निकिल और क्रोमियम का मिश्रण। निकिल और क्रोमियम, Ni और क्रोमियम यानी क्रोमियम, इनका मिश्रण होता है। क्यों होता है इनका मिश्रण निकिल और क्रोमियम का, क्यों होता है इन धातुओं में? नाइक्रोम क्या होता है? नाइक्रोम एक प्रकार से विद्युत हीटर जो होता है ना, विद्युत हीटर अपने देखा होगा, रॉड की, जो पानी की रॉड होती है इस प्रकार से होती है। ये क्या होता है? पानी गर्म करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ऑब्वियसली बात, सिंपल सी बात है, गर्म करने के लिए प्रयोग करते हैं। नाइक्रोम का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर गर्म करने के लिए देखो विद्युत बहेगी, इसमें विद्युत बहेगी तो ये होगा हीटर गर्म। अब गर्म होने पर कहीं ये धातु गल न जाए, इस कारण से इसका गलनांक बढ़ा दिया जाता है। अब गलनांक बढ़ाने के लिए भाई, गलनांक किसका ज्यादा रहता है? गलनांक ज्यादा रहेगा निकिल क्रोमियम, इनका गलनांक हाई होता है, इसीलिए गलती नहीं है ये। अदरवाइज अगर लोहा वगैरह हो तो गलना स्टार्ट हो जाएगी ये, दूसरी धातु। और लोहे में जो होता है प्रतिरोध ज्यादा होता है। हमको लगता है लोहा विद्युत का अच्छा सुचालक है, नहीं, लोहा विद्युत का अच्छा सुचालक नहीं है। लोहे में प्रतिरोध ज्यादा होता है, लोहा बिजली खराब करता है, जितनी ज्यादा बढ़ाएगा उससे ज्यादा खराब कर देगा वो। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी, सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी विद्युत का। ये चांदी जो होता है अच्छे से कैरी करके लेके जाता है। ठीक है, चूने के पत्थर का रासायनिक, चांदी तांबा वगैरह अच्छे सुचालक होते हैं ये। चूने के पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूने के पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अब आगे की क्लास जो है वो आपकी सर के द्वारा ली जाएगी बहुत अच्छे तरीके से, तो आप लोग बने रहिएगा और क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो, चलो सभी को प्रणाम, सभी को जय हिंद। और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। सर ने बहुत जबरदस्त तरीके से आपको आज साइंस पढ़ाया है, कि खुद सर साइंस के हैं, टीचर हैं। और कहने का मतलब सर ने जो MSc PSc की साइंस से सीखी, हाँ है ना, तो सर ने फार्मेसी भी की, एक बात ध्यान रखना चीज के लिए। तो साथियों, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है साथियों? अब क्वेश्चन ये है कि सर्वदाता मतलब यूनिवर्सल, कौन सा बल सर? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल को आप बोलेंगे साथियों सर्वदाता। आप सब लोग क्या बोलते हैं कि ओ ग्रुप को क्या कहा जाता है?
सर्वदाता। ओके, लेकिन एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। तो ब्लड ग्रुप ओ माइनस मतलब नेगेटिव को कहा जाता है सर्वदाता। इस बात का विशेष ध्यान परीक्षा में साथियों। कभी आपसे पूछा कि भाई सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा होता है साथियों? यस सर। तो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है ए बी। कौन सा होता है साथियों? ब्लड ग्रुप ए बी को कहा जाता सर्वग्राही, ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता सर्वदाता, लेकिन उस नेगेटिव। कभी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। एक होता है आपका ए ब्लड ग्रुप, दूसरा होता है आपका बी, और तीसरा जो होता है आपका ए बी, और चौथा जो होता है आपका ओ ग्रुप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन की कमी से रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? इंपॉर्टेंट है साथियों। इंसुलिन इंसुलिन की कमी से इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है साथियों? हार्मोन। और कौन सा हार्मोन? जंतु हार्मोन, एनिमल। कभी मानव शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो गई तो साथियों यहां पर आपका ग्लूकोज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब दोस्तों जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, जी हाँ दोस्तों, रोग हो जाएगा आपको। और कभी इंसुलिन की कमी हो गई तो वहां पर भी साथियों आपको क्या हो जाएगा? डायबिटीज। मतलब आपका वही मतलब डायबिटीज, मधुमेह और शर्करा तीनों एक ही होती, मतलब शुगर की बीमारी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। कभी आपसे पूछा दोस्त ध्यान दो, कभी आपसे पूछा, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने लोग भी देख रहे हैं भाई जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। कभी आपसे पूछा कि इंसुलिन कहां से स्रावित होता है, तो जी हाँ दोस्तों, पेंक्रियास मतलब अग्नाशय। कौन सा सी है? अग्नाशय की बीटा सेल से साथियों। यस। हाँ रमेश, क्यों बेटा? 5 मिनट शुरू, 5 मिनट बाद। ओके, इंसुलिन। अब आता क्रोनोमीटर का उपयोग कहां पर किया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, जहां पर आपके जहाज होते हैं ना, जलयानों, वहां पर इसका समय का पता लगाने के लिए। ओके, साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना प्रकाश की किस घटना का कारण होता है? जी हाँ दोस्तों, ये आपका साबुन क्या है, अम्ल या क्षार? तो जी हाँ दोस्तों, साबुन आपका क्या है? क्षार। क्या है आपका? क्षार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि साथियों, क्या पूछा क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं भाई साहब, सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आपकी पिनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि आपका? क्या बोलेंगे इसको आप? मास्टर ग्लैंड साथियों। क्या बोलेंगे? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड। इसी को कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? इसी को कहा जाता है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मानव शरीर में साथियों कहां पर पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है, मस्तिष्क में।
जिसका वजन 0.5 ग्राम होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ओके, समझ में आया आप लोग को? समझ में आया होगा। बीसीजी का टीका किसके बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? बीसीजी, तो जी हाँ दोस्तों, क्या? ट्यूबरक्लोसिस मतलब क्षय रोग। ओके, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, बाहरी जल और ग्रेफाइट। मतलब भारी जल मतलब आपका D2O। आया समझ में? स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ में मिलाया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, पक्का लोहा बनाने के लिए क्रोमियम और आपका निकेल का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह आपने पढ़ा होगा नाइक्रोम, कौन सा क्रोम? नाइक्रोम। कौन सा क्रोम? नाइक्रोम। ये क्या है? ये मिश्र धातु। ओके, पौधों में भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? पौधों में भोजन का परिवहन, तो जी हाँ दोस्तों, आपका फ्लोएम। और जो जाइलम होता है, क्या होता है? जाइलम, ये खनिज पदार्थ और H2O का संवहन करता है। बात का कहां से? जड़ों से। ओके, तापमान नापने की एसआई यूनिट क्या है? तो केल्विन। क्या है आपका? केल्विन। एक से किरणें की खोज किसने की? तो जी हाँ दोस्तों, W.K. रोंटगन। ओके, कौन? पेनिसिलिन किस सूक्ष्मजीव से तैयार किए जाते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आपके कवक से किया जाते हैं, कवक से। ओके, सभी लोग वीडियो को साथियों लाइक कर दिए। जितने लोग भी देख रहे हैं, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को